सो हेलो हाय राधे कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाने वालों यूपीएससी वाले के लिए। यूपीएससी वालों के लिए सबसे बढ़िया होता है एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी खोल के पढ़ने के अंदर क्या होगा, पहले पेज पढ़ोगे बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स है, बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे हिडन डिटेल्स है। वो सारी हिडन डिटेल्स इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन अपनी एनसीईआरटी खोलो, पेन पेंसिल निकालो, साथ साथ मार्क करते जाओ क्या क्या मैं अच्छे से पूरी एनसीईआरटी कवर करवाने वाला हूँ। हम वैसे मैं कहता हूँ कि चैप्टर को 3 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। कौन कौन से वो 3 पार्ट? सबसे पहले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पूरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा कि किस तरीके से काम करना है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी थी, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको इनके नोट्स बनवाऊंगा, मैं ही बनवाऊंगा उनको पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर, पूरा के पूरे A to Z कंप्लीट नोट्स आपके साथ साथ लिखूंगा, मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊंगा। और तीसरे के अंदर आपको क्विक रिवीजन दूंगा जिसमें आपको ओवरऑल चैप्टर में समझाऊंगा। तो अब बारी है क्या चालू करने की। सबसे पहले चालू करने वाले हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन है। देखो इंट्रोडक्शन ही है एक तरीके से। किस चीज का इंट्रोडक्शन? आपकी यूपीएससी का इंट्रोडक्शन है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट मतलब क्या, वेयर कहां, हाउ कैसे, व्हेन कब। एक हिस्ट्री के अंदर आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और हिस्ट्री और यूपीएससी के लिए अगर देखा जाए, क्लास 6 की एनसीईआरटी बेस मानी जाती है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को बेस माना जाता है। क्लास 6 से आप स्टार्ट करते हो और इतनी बढ़िया शुरुआत मिलती है ना कि शुरुआत ही आपका क्या, इंट्रोडक्शन करना है बॉस। आपको इंट्रोडक्शन ही करना है हिस्ट्री के साथ। आप अच्छे से पूरी हिस्ट्री को देखते हैं, क्या क्या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन उसे चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हर एक क्लास 6 के हिस्ट्री से पहले एक कहानी आ जाएगी हमारे पास। जैसे इस बार हमारे पास राशिदा के क्वेश्चन है। राशिदा जी, ये देखिए राशिदा जी ने एक क्वेश्चन पढ़ा है। राशिदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो राशिदा जी क्या कर रहे थे कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। तो वो ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उनकी जो आंखें थी वो एक न्यूज़ हेडलाइन के ऊपर आ गई। किसके ऊपर आ गई? हेडलाइन के ऊपर आ गई। 100, तो 100 years ago how she wondered could anyone know about what had happened so many years ago। तो एक हेडलाइन नहीं थी, पता क्या, आज से 100 साल पहले ये एक पर्टिकुलर चीज हुई थी। अब राशिदा देखिए यार, ये बताओ इन लोगों को कैसे पता कि 100 साल पहले ये चीज हुई थी। अब इंसान के मन में आता होगा, कोई छोटा बच्चा उसके मन में तो आता होगा कि भैया अगर जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई कहते हैं कि जो हमारी रामायण थी वो त्रेता युग के अंदर हुई थी, तो कोई बच्चे के मन में आता होगा भैया आपको कैसे पता, त्रेता युग के अंदर आप थोड़ी ना थे, आपको कैसे पता चलते हैं ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे के अंदर। तो ये है ना, तो हम लोगों के अंदर डाउट्स आते हैं कि बॉस ये हमें हमारे पास्ट के बारे में पता तो है, लेकिन पता कैसे है, हाउ डू वी नो अबाउट आवर पास्ट। हम कह तो देते हैं कि यार 200 साल पहले ही हुआ था, ब्रिटिशर 200 साल पहले आए थे। भाई ये इन्फॉर्मेशन किसके पास किसने गो थ्रू करी, इन्फॉर्मेशन आई किस तरीके से, कैसे हम लोगों को अपने पास्ट के बारे में पता चलता है, सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर कवर करवाऊंगा और अच्छे से करवाऊंगा। आ जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। पहला पॉइंट डाल दीजिए इसके अंदर, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। पहला पॉइंट, सॉरी वो नोट्स बनवाने की आदत है। इस पॉइंट को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन एंड रीड न्यूज़पेपर। तो अगर देखा जाए, अगर हम कल परसों की बात करें कि सर आपको न्यूज का आज कल ये पर्टिकुलर चीज जो आपको ऐसे पता चला, मैं कहूंगा मैं बच्चे मैंने हेडिंग देखी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं रेडियो पे सुन लेता हूँ कि रेडियो पे क्या क्या न्यूज आ रही है, तो मुझे इतना पता है कि कल क्या क्या हुआ। ये सारी चीजों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। लेकिन अगर मैं किसी से कहता हूँ कि बॉस कल की तो न्यूज आपको पता है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आज 1 जुलाई है, आज क्या है 1 जुलाई है, आपको मैं पूछ लेता हूँ कि बॉस 30 जून को क्या हुआ था, आप बता दोगे, ठीक है। मैं पूछूं पिछले साल 30 जून को क्या हुआ था, तो आप क्या बता पाओगे? नहीं सर, इतना थोड़ी ना याद रहता है। तो ये पूछा लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स What about long years ago? Let us see how it can be done। तो ये कह रहे हैं कि बॉस आपको तो 1 साल पहले की बात नहीं पता, हम तो 100-200 साल पहले की बात हम लोगों को पता कैसे चली। सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि बॉस हमें 100-200 साल पहले वाली बात आज कैसे पता चली। हम इनके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट, हम अपने इतिहास के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर सेवरल थिंग्स which can find out what people ate। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ओके, देयर आर सेवरल थिंग्स okay, we can find out what people ate, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपको 3 मेजर चीजों के बारे में बताया गया है। किनके बारे में? what kind of, okay, what people ate, यानी कि वो लोग खाते क्या थे। आपने बेसिक नेसेसिटीज सुनी है आपकी लाइफ की, what are the basic necessities of life। सर 3 चीजें हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं हमारी लाइफ की। अब मैं पूछता हूँ वो 3 चीजें क्या है सर। सबसे पहली चीज आ जाती है रोटी, दूसरी आ जाती है कपड़ा, तीसरा आ जाता है सर मकान। क्या आ जाता है? मकान। एक चीज बताओ, व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे सर? रोटी। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डिड दे वियर, कपड़ा। ओके, द हाउसेज इन विच दे लिव, मकान।
क्योंकि एक बेसिक चीज, क्योंकि हम सबसे पहले हिस्ट्री को पता, क्लास 6 की हिस्ट्री की पता क्या खूबसूरती है। क्लास 6 तो 7 और 8 की हिस्ट्री उठाओगे ना, हम कहीं ना कहीं हम राजा महाराजाओं के ऊपर चले जाते हैं, हिंदू लीडर्स के ऊपर चले जाते हैं, मुगल्स के ऊपर चले जाते हैं, फिर हम अंग्रेजी सरकार के ऊपर आ जाते हैं, और अलग अलग देशों के हम इकोनॉमी, अलग अलग देशों के हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। अच्छा, फ्रांस के अंदर ये हुआ था, इंडिया के अंदर क्या हुआ था, ये सारी चीजें स्टडी करते रहते हैं, और इसलिए हिस्ट्री उस टाइम पे बोरिंग सी लगती है। लेकिन क्लास 6 की हिस्ट्री की खूबसूरती है कि इसके अंदर ना आपको मैं किसी राजा महाराजाओं के नाम बताऊंगा, ना कोई फैटल्स के बारे में बताऊंगा, इसके अंदर क्लियर कट मैं कह रहा हूँ कि नींव रख रहे हैं हम। हमारे घर है यूपीएससी नाम करके, उस घर की नींव रखी है मैंने आज, मैंने क्या रखा है, उस घर की नींव रखी है। आज उसी नींव के ऊपर क्या है, वो ईंट रखते हैं ना, बस आज वही ईंट है। अब वो ईंट के अंदर क्या है, एकदम स्टार्टिंग स्टेज, यानी कि अब हम आपको बता रहे हैं हिस्ट्री एकदम वेरी स्टार्टिंग से। जब ह्यूमंस जब इवॉल्व हुए थे तो उनका रोटी कपड़ा मकान क्या था, वो किस तरीके से हमसे डिफरेंट था। हम एकदम बेसिक लेवल से चालू करें। बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है इंसान की, हर किसी को चाहिए होता है जीने के लिए, तो हम उस टाइम की बेसिक रिक्वायरमेंट से चालू करते 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 क्लास 6 के अंदर आपको उन बेसिक रिक्वायरमेंट से एंड तक लेकर आ जाऊंगा मैं, राजा महाराजाओं तक। उसके बाद क्लास 7 के अंदर हम राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या करना है, हमें इंसान को जब इवॉल्व है उन इंसानों को राजा महाराजाओं तक ही लेके जाना है। क्लास 6 हिस्ट्री का यही मेन रोल है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं, तो आपको रोटी कपड़ा मकान का कंसेप्ट बताया मैंने। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, जो भी लोग उस टाइम पे हंटिंग करते थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, राजा महाराजा, मर्चेंट्स का क्या होते हैं आपके, व्यापारी मंडल, हमारे जेठालाल जी व्यापारी, हमारे व्यापारी मंडल के मर्चेंट्स, प्रीस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट हो गए, हमारे म्यूजिशियंस हो गए। म्यूजिशियंस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था। हाँ, अगर आपने काफी बार ओल्ड टीवी सीरियल्स देखते हो या फिर अभी आपने आदि पुरुष देखी होगी, उसके अंदर एक गाना आता था शिवोम, जो रावण गाता था शिव जी के लिए। तो आप देख रहे हो कि म्यूजिक की इंपॉर्टेंस अभी से नहीं, म्यूजिक कितने टाइम पहले से एग्जिस्टेंस के अंदर है, म्यूजिक कितने टाइम पहले से एग्जिस्टेंस के अंदर है। एंड साइंटिस्ट और जितने भी साइंटिस्ट थे उस टाइम पे अय्यर भाई होते थे, मैंने कहा वो वाले हमारे एक केमिकल लोचा वाले नहीं थे, साइंटिस्ट यानी कि जो एक्सप्लोर करते थे नई नई चीजों को, नई नई चीजों की खोज करते थे। हमारे अभी वाले साइंटिस्ट तो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, लेकिन उस टाइम वाले साइंटिस्ट रियल की केमिकल रिएक्शंस करते थे, मतलब वो केमिकल्स नहीं लेते थे, वो बिना केमिकल्स के सारी चीजें बता देते थे। ओके, वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। उस टाइम पे बच्चे क्या गेम खेले करते थे। आजकल पबजी चलता है तो उन लोगों का पबजी क्या था। तो हमेशा कहता हूँ आप लोगों को पता है क्या, आप लोगों को कंपैरिजन करना है कि पहले के लोग, अगर मैं कहता हूँ कि हम लोग क्या खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, उन लोगों का रोटी कपड़ा क्या था, उन लोगों के मकान क्या था। हम यहाँ पे पक्के घरों में रहते हैं, वो कहाँ रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे। कितना डिस्टिंक्शन आता है, और आने वाली पीढ़ी जिनके लिए हम पास्ट होंगे उनके लिए कितना बड़ा डिस्टिंक्शन हो गए हम। तो okay, we can also find out about the game children used to play, the stones they used, the stories they heard, किस तरीके की कहानियां वो सुनते थे। हम लोग की हमारी कहानी कौन सी होती थी, वो होती थी ना, एक वो कोई होता था, हाँ यार एक कहानी से याद आ गई, वो कहीं गिर सा जाता था, एक बाबा बाबा ब्लैक शीप, ऐसी हमारी कहानियां ये होती थी। उनकी कहानी कितनी महान होती थी, वो राजा महाराजा, उनके लिए रामायण होती थी, हमारे लिए आजकल पता नहीं क्या ही होती है। चलो कोई बात नहीं, रामायण वैसे पढ़नी चाहिए, हर एक घर के अंदर रामायण पढ़ानी चाहिए। द प्लेस दे सोज, द सॉन्ग दे संग, यानी कि किस तरीके के नाटक वो लोग किया करते थे, किस तरीके के गाने वो गाया करते थे। क्योंकि सॉन्ग है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सोचो ना म्यूजिक सॉन्ग, ये सच्ची में इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या एसएससी की, तो आपने क्लास 10 की जरूर पढ़ी होगी हिस्ट्री, और क्लास 10 की हिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर एक पॉइंट जरूर आता है। उसके अंदर सर कौन सा पॉइंट आता है उसके अंदर हम कहते हैं भारत की एकता पता कब आई थी, जब हमने इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया, म्यूजिक का इस्तेमाल किया। कि हम लोगों ने क्या किया, राष्ट्रीय गीत बनाया, उससे क्या हुआ, लोगों को वननेस की फीलिंग आने लग पड़ी। कोई हमारे देश के राष्ट्रीय गीत को अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते तो हम लोग कैसे भड़क से जाते हैं, भाई वो मेरा देश है। तो सॉन्ग्स का उस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, सॉन्ग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इमेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पेंटिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम इन सारी चीजों को इमोशनली कनेक्ट करते हैं, और हम इंडियंस ही नहीं हर कोई जो है ना इन सारी चीजों को इमोशनली कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार रीडिंग ले लीजिए। अगले पॉइंट पे आ जाइए। ओके, वेयर डिड पीपल लिव। अब तो बहुत आपने बता तो दिया रोटी कपड़ा मकान के बारे में, कि हम लोगों को इतना पता चल गया कि अच्छा हमें इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में बात करनी। 5 इंपॉर्टेंट लोकेशन बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर, और पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट लोकेशन अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। मैप की मदद से हर एक चीज के बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और मजा बहुत आने वाला है इस लेक्चर के अंदर। ओके, कहते हैं ना कहानी चल रही है, फिल्म चला रहा हूं मैं, डायरेक्टर हूं इसी फिल्म का, जिसका नाम क्या, क्लास 6 हिस्ट्री।
ओके, वेयर डिड पीपल लिव? तो सबसे पहले हमें क्या गया, फाइंड आउट द नर्मदा रिवर ऑन द मैप। ओके, तो सबसे पहले आपको टास्क भी करना है। अगर आप सोचो कि चलो आप बाद में देखेंगे, नहीं, अगर आपको यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि नर्मदा रिवर के ढूंढो मैप के अंदर, तो हमें कहाँ जाना होगा, नर्मदा रिवर के पास हमें जाना होगा गाइस। ओके, तो अब ये मैप आ गया हमारे इंडिया का, ठीक है। दिस इज द मैप ऑफ द फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब ये वर्ड है ना सब कॉन्टिनेंट, ये वर्ड का भी मैं महत्व बताऊंगा कि सब कॉन्टिनेंट ही क्यों कहा जाता है। इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं सच्ची में कह रहा हूँ, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट क्यों है ये भी बात बताऊंगा, यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नर्मदा रिवर, सर नर्मदा रिवर ये रही, यहाँ पे है आपकी कौन सी, नर्मदा रिवर। ये नीचे वाली तप्ती रिवर है, ऊपर वाली नर्मदा रिवर है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, नर्मदा रिवर को निकालो, ठीक है। अब नर्मदा रिवर की मैं आपको एक यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर अगर कोई क्लास 6 के भी बच्चों, तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीजें बताता हूँ यहाँ पे। तो आपकी नर्मदा रिवर है, अब काफी बार पता है, अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो बॉस, तो यूपीएससी की तैयारी में क्या करना होता है सर, लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हिस्ट्री का हम किससे रिलेट कर सकते हैं, ज्योग्राफी से। तो वो कैसे, अब देखो एक दो हिंदू है, ठीक है, एक यहाँ पे रहता है कश्मीर में, यहाँ एक हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं, एक हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं। इन दोनों के कल्चर अलग अलग है, इन दोनों की हिस्ट्री अलग अलग है। अब सर हिस्ट्री अलग अलग क्यों है, क्योंकि इन दोनों की ज्योग्राफी अलग अलग है। इनकी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन अलग अलग क्यों है, क्योंकि इन दोनों की ज्योग्राफी अलग अलग है। यहाँ पे हमारी इक्वेटर के पास आ जाती है लाइन, गर्मियों का तमिलनाडु गर्मी, वहां पे क्या ठंडी। दोनों की ज्योग्राफी के अंदर फर्क है, वो ज्योग्राफी में फर्क आने की वजह से हिस्ट्री में फर्क आ जाता है। तो अब आपके हम यहाँ पे बात कर रहे थे नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ, अच्छे से देख लेना, और चाहो तो यहाँ पे नोट भी कर लेना। एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे है, पेन का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, रेड कलर का इस्तेमाल करने वाला। अब इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा, ये एरिया पता है आपको क्या है, ये गुजरात के अंदर कपे है ना, गुजरात का मैप ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके, फिर हम ऐसे करके यहाँ पे एक छोटी सी चीज हमेशा बनाते हैं। पता है ये छोटी सी चीज क्या है, ये छोटी सी चीज है, इस छोटी सी चीज को हम कहते हैं गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि बॉस नर्मदा रिवर कहां पे है, तो आप कहोगे कि ये जो गल्फ ऑफ खंबत है, इसके कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट। तो लोकेशन क्या होगी इसकी, इट इज ईस्ट टू द गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत के ईस्ट के अंदर लाई करता है। कहां पे लाई करता है, गल्फ ऑफ खंबत के ईस्ट के अंदर। मैं अभी भी कह रहा हूँ एनसीईआरटी के अंदर गल्फ ऑफ खंबत मेंशन नहीं है, पर आपको इस चीज का पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ खंबत के कहां लाई करता है सर, ये ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। गल्फ ऑफ खंबत ये रहा, गल्फ ऑफ खंबत के ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ये लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके नर्मदा रिवर के, जहाँ पे नर्मदा रिवर के पास जो लोग रहते थे उनके लिए देखते हैं क्या क्या। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर several 100,000 years ago। बहुत साल पहले लोग वहां पे रहते थे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers। सर अब इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है skilled gatherers, ठीक है। अब ये वर्ड मैं पहले आपको बताता हूँ, पहले आप गैदरर वर्ड का मुझे मतलब बताओ सर। गैदरर का तो मतलब वो है जो चीजों को कलेक्ट करते हैं। गैदरर का मतलब कौन होता है, गैदरर, गैदर करना, चीजों को कलेक्ट करना। तो गैदरर और स्किल्ड गैदरर के अंदर क्या फर्क आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी समझाने वाला। गैदरर क्या होगा, मैं किसी को कहूंगा कि बॉस पेन लेके आने, ठीक है, मैं मेरे स्टूडेंट को कहूंगा कि बॉस पेन लेके आने, वो क्या कहेगा, तो ब्लू पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन, 3 पेन लेके आ गया। ये कौन है, गैदरर है, ये कौन है, गैदरर है, ठीक है। उसने क्या किया, चीजों को गैदर किया। मैं कहूंगा कि अब मैं स्किल्ड गैदरर कौन सा होगा, वो ब्लू पेन लेके आएगा मेरे लिए, मतलब सॉरी रेड पेन लेके आएगा। क्यों, टीचर हूँ सर, स्किल्ड हो आप, ओके, क्या हूँ, स्किल्ड हूँ सर। स्किल्ड गैदरर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही उठाते हैं। गैदरर क्या है, कोई भी चीज उठाई, कोई भी अगर फल फ्रूट दिखे वो उठा लेते थे। गैदरर मतलब इंसान ही, हम इंसान क्या थे, जो गैदरर थे इंसान, वो क्या, अच्छा यहाँ पे ये मशरूम है, जहरीला है, जो भी है उठा लिया, ये फल उठा लिया, वो फल उठा लिया, खाने लग पड़े बिना सोचे समझे, हम लोगों ने उन फल को खा लिया। ये कौन होते हैं, ये सिर्फ आपके गैदरर होते हैं। लेकिन जब हम इस गैदरर वर्ड के पीछे ये स्किल्ड वर्ड लगा देते हैं ना, कौन सा वर्ड लगा देते हैं, जब हम इसके अंदर ये स्किल्ड वर्ड लगा देते हैं ना यार, स्किल्ड वर्ड। स्किल्ड का मतलब है कि वो अगर कोई मशरूम दिख रहा है ना, उसे पता होगा, अच्छा क्या ये मशरूम जहरीला है या नहीं है, अच्छा ये जहरीला नहीं है, इसे उठा लेता हूँ, ये फल जहरीला, इसे नहीं उठाऊंगा। स्किल्ड गैदरर के अंदर ये फर्क होता है। गैदरर क्या, जो मर्जी चीज उठा ली, स्किल्ड गैदरर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें उठाएगा। अब सर एक चीज बताओ, और वो इंपॉर्टेंट चीजें कैसे उठाएगा, तो मैं इसके अंदर इसका जवाब अगली लाइन के अंदर होगा। That is people who gather the food, जो लोग खाना इकट्ठा करते थे, they knew about vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food। ये जो लोग थे ना, जो skilled gatherers थे, अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे, जो आपके skilled gatherers थे ना, ये येलो पेन दिख तो रहना इसके अंदर,
देख रहा, हाँ येलो दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। लेट मी चेंज द कलर, पिंक ले लेते हैं। ओके, जो आपके स्किल्ड गैदरर्स थे ना, क्या थे आपके स्किल्ड गैदरर्स, आपके जितने भी स्किल्ड गैदरर्स थे उनके पास पता क्या थी, वास्ट नॉलेज थी। क्या थी उनके पास सर, वास्ट नॉलेज थी। किस चीज की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की वास्ट नॉलेज थी। पर किस चीज के बारे में उनके पास वास्ट नॉलेज थी, दे हैव अ वास्ट नॉलेज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। किसके बारे में एकदम वास्ट नॉलेज होती थी उन्हें, अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। उन्हें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में एक डीप नॉलेज होती थी, अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के आइडेंटिफाई कर लेते हैं सर, उनके अंदर अच्छी खासी नॉलेज थी। अब सर एक चीज और आ गई, अब उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन की नॉलेज क्या थी। अब मान लेते हैं कि 4-5 दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें एक मशरूम दिखा, एक दोस्त ने खाया, उसकी हाथों मृत्यु होगी। अब वो बंदा पता है क्या कहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो चीज देखेगा, अच्छा इस तरीके के जो फल हैं वो जहरीले होते हैं, जो इंसान की तबीयत को खराब कर सकते हैं, इंसान को मार सकते हैं। तो उन्हें क्या हुआ, ऐसी धीरे धीरे प्रैक्टिसेस करते करते इंसान क्या हो गया, स्किल्ड गैदरर हो गया। यानी कि उसे पता है कि कौन सा फल मेरे लिए जहरीला और कौन सा फल मेरे लिए बेनिफिशियल है, कौन से फल को खाने से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलती थी। इसके बाद देखें, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। अब देखो जानवरों की भी हंटिंग करते थे वो। ओके, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स की भी हंटिंग क्या करते थे। अब हम अगली बात, तो ये तो था पूरा नर्मदा रिवर के ऊपर हमने देख लिया। नर्मदा रिवर के अंदर हमने क्या क्या बात देखी सर, पहली बात तो हमने इसकी लोकेशन देखी। लोकेशन क्या है, गल्फ ऑफ खंबत की ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। सर गल्फ ऑफ खंबत क्या है, आपका जो ऐसे जो आपका गुजरात है ना, जो आप इस तरीके से बनाते हो, जो इतना सा गैप देते हो ना आप हमेशा, ये गैप ही क्या है, गल्फ ऑफ खंबत है। ये गैप ही क्या है, गल्फ ऑफ खंबत। तो गल्फ ऑफ खंबत के ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आता है आपका नर्मदा रिवर, लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और थे। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या कहा था कि पीपल लिविंग नियर नर्मदा रिवर। ओके, वो कौन से, वो क्या थे सर, स्किल्ड गैदरर्स थे। वो क्या थे, ये सारे लोग, दीज ऑल पीपल वर स्किल्ड गैदरर्स। ये सारे लोग कौन थे, ये सारे के सारे लोग थे स्किल्ड गैदरर्स थे। ऑल दीज पीपल वर स्किल्ड गैदरर्स। सर स्किल्ड गैदरर्स थे, यानी कि सर स्किल्ड गैदरर्स का मतलब कि दैट इनके पास क्या होती थी, वास्ट नॉलेज होती थी। क्या होती थी इन लोगों के पास, वास्ट नॉलेज होती थी। वास्ट नॉलेज ऑफ, किस चीज की वास्ट नॉलेज होती थी, अबाउट आइडेंटिफिकेशन। अबाउट आइडेंटिफिकेशन, सर आइडेंटिफिकेशन किस चीज का, ऑफ प्लांट्स, कि कौन सा खाना उनके लिए सही है तो कौन सा खाना उनके लिए नुकसानदायक है, ये उन्हें पता होता था। वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर थे, उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता होता था। तो यहां तक तो हम लोगों ने बात कर दी। अब बारी है एक और रेंज के बारे में देखने की। ठीक है, एक बारी एक रिवर के बारे में तो मैंने बता दिया, 5 लोकेशन थी, एक लोकेशन होगी। अब बाकी की 4 के बारे में बात करेंगे हम लोग। आ जाओ नीचे। तो अब हमारे इसके अंदर क्या गया, फाइंड, ओके नाउ फाइंड आउट द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का जब भी, अब देखो आप यूपीएससी की तैयारी करो, मैं कुछ कुछ वर्ड्स आपको पहले बता देता हूँ, या क्लास 6 के अंदर भी वीडियो देख लो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसके अंदर अच्छी खासी मिलती है आप लोगों को। ठीक है, क्या है, आपको अच्छी खासी इसके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आपको अच्छी खासी इसके अंदर क्या मिलेगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो आपको मिलेगी। तो आपको क्या, अगर मैं आगे से आपको जब भी कहूँ नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान आ जाना चाहिए दिमाग के अंदर, नॉर्थ ईस्ट तो आपको म्यांमार वाली साइड याद आ जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ पार्ट हैं जो आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ नॉर्थ वेस्ट, अच्छा नॉर्थ वेस्ट ऐसे ढूंढने मत बैठो। नॉर्थ वेस्ट मींस पाकिस्तान साइड, नॉर्थ वेस्ट मींस पाकिस्तान साइड। हम इस तरीके से इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो मैप के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं कि सर अभी हमें मैप के ऊपर क्या देखने हैं, सुलेमान और किरतार हिल्स देखनी है, और नॉर्थ वेस्ट की बात कर दी है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको सुलेमान, किरतार, ये कहाँ पे है सर, ये पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पे है ये चीजें, ये सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर है। तो अब सबसे पहली बात हम अगर इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, हम सॉरी मैं बात करते हैं हम किसके बारे के अंदर, सुलेमान एंड किरतार, सुलेमान और किरतार हिल्स के बारे में बात करेंगे हम। तो अब सुलेमान और किरतार हिल्स की सबसे पहला पॉइंट ही डाल दिया हम लोगों ने, लोकेशन का। लोकेशन कहाँ पे है सर, इनकी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। अब अगर आप इसे कह दो नॉर्थ वेस्ट, तो बॉस नॉर्थ वेस्ट में तो कितने सारे देश आ जाते हैं। आप कह रहे हो सर नॉर्थ वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट में तो कितने सारे हैं, लेकिन आपको एक बेस बनाना है। नॉर्थ वेस्ट किसके, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। हमारे देश इंडिया के कहाँ पे, ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है,
तो ये पहला पॉइंट आ गया। अब सर इसकी इंपॉर्टेंस बता दो कि सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। देखो एक इलाका लेंगे, उस इलाके की इंपॉर्टेंस देखेंगे। नर्मदा रिवर को लिया, नर्मदा रिवर के पास हम लोगों को पता चला कि यहाँ के लोग स्किल्ड गैदर थे और उन्हें वास्ट नॉलेज थी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब सर ये सुलेमान और किरतार रेंजेस वालों के पास क्या हुआ कि अब इनके पास पता क्या था, ये लोग वो पहले लोग थे। Okay, these area were the area where first men and women began to grow crops। यहाँ पे फसलें उगाने की शुरुआत की गई थी। First began to grow crops, यहाँ पे पहली बारी यहाँ पे फसलें उगाने की कोशिश की गई थी। क्या नाम लेते हैं, फर्स्ट एरिया टू ग्रो क्रॉप्स, जहाँ पे क्रॉप्स की खेती बाड़ी की गई थी। फर्स्ट एरिया टू ग्रो क्रॉप्स को ग्रो करने के अंदर सर क्रॉप्स कौन कौन सी थी, तो यहाँ पे देख लीजिए दो क्रॉप्स थी आपकी। एक तो थी आपका वीट, एक तो था आपका वीट, दूसरा था आपका बार्ले। अब जिन्हें थोड़े अगर ये वर्ड्स का काफी बार हमें पता क्या होता है, वीट का तो मतलब आपको पता ही है गेहूं, ये जो है आपका बार्ले, इसे ये है जो। काफी बार हमें इसका इंग्लिश वर्ड नहीं पता होता, हिंदी वर्ड जरूर पता होता है। बार्ले मतलब जो और वीट मतलब गेहूं। तो इन्होंने वीट और गेहूं की शुरुआत की थी। अब सब कब करी थी, ये बात कर रहे हैं अबाउट 8000 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि आज से 8000 साल पहले जो यहाँ पे सुलेमान और किरतार रेंजेस के पास वाले लोगों ने खेती बाड़ी चालू की थी और सबसे पहली क्रॉप कौन सी उगाई थी, वीट और बार्ले उगाई थी। कहाँ पे, 8000 साल पहले। कितने साल पहले, 8000 साल पहले इन्होंने क्या किया था, इन क्रॉप्स को ग्रो किया था। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, अब ये लोग पहले क्या कर रहे थे कि पहले ये लोग हंट कर रहे थे एनिमल। नर्मदा रिवर के पास देखा था ना, लोग एनिमल्स को क्या कर रहे थे, हंट कर रहे थे। लोग मारना मतलब कोई अपने वेपन्स उनके ऊपर थ्रो करते उन्हें हंट करते थे। अब यहाँ पे लोगों ने पता क्या किया, अब वो फसल उगाने लग पड़े। वो क्या करने लग पड़े, फसल उगाने लग पड़े। और खेती बाड़ी का काम है, अकेला इंसान करता नहीं है। खेती बाड़ी के अंदर आपने काफी बार देखा है, खेत जोतने के लिए बैलों की जरूरत पड़ती है, यानी कि क्या करना पड़ता है, एनिमल्स की जरूरत पड़ता है। तो जिन एनिमल्स को पहले लोग क्या कर रहे थे, जिन एनिमल्स को पहले लोग हंट कर रहे थे, अब उन्हीं एनिमल्स को लोग क्या करने लग पड़े थे, पालने लग पड़े थे। यानी कि रियरिंग ऑफ एनिमल वाज डन, यानी कि रियरिंग ऑफ एनिमल वाज डन, एनिमल्स की रियरिंग चालू कर दी गई थी, वाज डन। देखिए ये चीजें जितनी भी है, एक बार एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग रखिए। अभी कह रहा हूँ मैं, इसके बाद नोट्स मेकिंग करवाऊंगा, उसके अंदर मैं पूरी लाइन बाय लाइन मैं खुद लिखूंगा आपके साथ लाइन। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा दे, नोट्स की लाइनें लिखूंगा, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट क्लैरिटी रखिएगा, लिखने का काम बाद में, क्योंकि ये सेम चीजें मैं लिखवाऊंगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वैसे लिख लीजिए, ऐसे थोड़ा पूरा सेंटेंसेस के अंदर मत लिखिएगा। अभी नोट्स मेकिंग के अंदर नोट्स में करेंगे। एनसीईआरटी की बुक को देखो। अब एक चीज बताऊं, जब आप यूपीएससी की फाइनल तैयारी करोगे ना, नोट्स ही काम आएंगे। उस टाइम एनसीईआरटी की बुक्स नहीं उठाने बैठोगे। एक तो बुक को देख के आधी घबराहट हो जाती है कि भाई इतनी सारी बुक्स हैं, तो उससे क्या आपको एक एक करके अपने नोट्स के ऊपर ही ले लाया करना है। और एक बार एनसीईआरटी की एक बार कंप्लीट रीडिंग ले लो, मन का वहम निकल जाए कि एनसीईआरटी से मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रियरिंग ऑफ एनिमल्स को चालू कर दिया गया था। अब सर रियरिंग ऑफ एनिमल्स को चालू कर दिया गया था, तो थोड़ा दिमाग के अंदर सीन आ रहा है, खेती बाड़ी हो रही है, एनिमल्स को रियर कर रहे हैं। सर ये तो गांव का इलाका हो गया, यानी कि अब लोग क्या रहने लग पड़े। पहले लोग क्या करते थे, हंट करते, तो जहाँ सारा मिलता वहां पे रह जाते थे। लेकिन अब वो क्या करने लग पड़े, फसल उगाने लग पड़े। अब एक चीज बताओ, फसल उगाने लग पड़े लोग, तो फसल क्या एक दिन में उगती है, नहीं। फसल क्या होता है सर, बहुत महीने लग जाते हैं, कहीं को 6 महीने लगते हैं, कहीं को एक पूरा साल लग जाता है। तो उन्हें क्या करना होता है कि फसल छोड़ के चले जाते हैं, या फसल का ध्यान रखते हैं, फसल का ध्यान रखते हैं। यानी कि अब वो लोग क्या, एक जगह ठहराव आ गया उनकी लाइफ में। क्या आ गया, ठहराव आ गया कि बॉस अब हम इधर उधर घूमेंगे नहीं, हम यहाँ पे अपनी फसलों को उगाएंगे, उन्हीं से हम खाना पीना करेंगे। ठीक है, तो अब यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक इंसान का खेत है, दूसरे इंसान का खेत है, तो एक बार साथ साथ रहने लग पड़े। यानी कि पीपल देन स्टार्टेड टू लिव इन विलेजेस। लोग कहाँ पे रहने लग पड़े, अब लोग विलेजेस के अंदर रहने लग पड़े। लोग वेयर डिड पीपल स्टार्टेड टू लिव, पीपल स्टार्टेड टू लिव इन विलेजेस। तो ये तो था पूरा का पूरा आपका सुलेमान और किरतार हिल्स का टॉपिक। अब एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे पढ़ा देता हूं आप लोगों को। तो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए एनसीईआरटी क्या क्या कहते हैं हमने फाइंड आउट कर लिया किरतार हिल्स का और नॉर्थ वेस्ट का। सर हम लोगों ने तो इसका टॉपिक भी समझ लिया। अब आगे आप बताओ, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8000 साल पहले। जैसे मैंने बताया 8000 साल पहले यहाँ पे इन्होंने खेती बाड़ी चालू कर दी थी। आर लोकेटेड हियर। पीपल आल्सो बिगन रियरिंग एनिमल लाइक शीप, गोट, कैटल, इन सबको रियर करने लग पड़े थे एंड स्टार्टेड टू लिव इन विलेजेस। विलेजेस के अंदर रहने लग पड़े थे। अब यहाँ पे आपको पता है क्या, एनसीईआरटी आपको से पहले ये चीज बताई कि लिव्ड इन विलेजेस। आपको ये चीज नहीं बताई कि लोग वहां पे रहने, विलेजेस में रहने क्यों लग पड़े। वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। काफी बार होता है कि हम लोग पता है क्या,
हम यहाँ तक देख लेते हैं लिव्ड इन विलेजेस, पॉइंट खत्म। अरे क्यों रहने लगे बड़े विलेजेस के अंदर, क्या जरूरत पड़ गई थी? ये जरूरत पड़ गई थी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही काम करना पड़ेगा। देखो अगर एनसीईआरटी पढ़ने से ही सारा काम हो जाता तो यूपीएससी कोई भी क्रैक कर लेता। यूपीएससी को क्रैक करने के लिए आप लोगों को हर एक चीज के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। हमारे एक सर है अरविंद ओझा सर, वो हमेशा कहते हैं कि जो भी चीज करो क्वेश्चन मार्क लगा दो साथ साथ। पॉइंट कंप्लीट किया, क्वेश्चन मार्क। इसी चीज का क्यों? क्योंकि ये चीज बिल्ड करता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी को ये क्या करता है? बिल्ड करता है। एनसीईआरटी विल हेल्प यू टू बिल्ड द लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। अब हम आगे आ जाते हैं लोकेट द। अब दो शहरों के बारे में बता चुका हूं, दो जगहों के बारे में। नर्मदा रिवर बता चुका हूं, दूसरा मैं किस चीज के बारे में बता चुका हूं? दूसरा मैं बता चुका हूं सुलेमान और किरतार हिल्स के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा असम साइड और मध्य प्रदेश की साइड, यानी कि नाउ लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास टू द सेंट्रल इंडिया। मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट का एरिया याद आ जाए तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास? म्यांमार। नॉर्थ वेस्ट मींस पाकिस्तान। अब देखो एग्जांपल दिख रहा है, ये रही आपकी गारो हिल्स। आप अपने मैप में भी देखिए, यहाँ पे जो असम है ना, असम के नीचे आपको ऐसे जाते हुए लिखेंगे ये आपकी गारो हिल्स है। और जो आपके विंध्यास है आपके मध्य प्रदेश वाली साइड आ जाइए। अब विंध्यास की है ना लोकेशंस बड़ी कमाल की है। आप इसे ये भी कह सकते हो कि विंध्या इज लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया। आप ये भी कह सकते हो कि विंध्या लोकेटेड अबव द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर को हमने देखा था ना, नर्मदा रिवर के जस्ट ऊपर क्या है? विंध्यास है। ठीक है, तो आपकी गारो हिल्स है ये कहाँ पे? आपकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। और विंध्यास है ये आपका कहाँ पे है? नर्मदा रिवर के ऊपर। या आप इसे क्या कह सकते हो? टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल इंडिया के अंदर ये पार्ट है। अब सर इसकी इंपॉर्टेंस बता दो, तो मैं कहूँ गारो हिल्स का तो आपके एनसीईआरटी के अंदर उसकी कोई वैसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आपकी विंध्यास है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंसिस्ट करती है। विंध्यास बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंसिस्ट करती है, क्योंकि अभी तक सर आपने ये तो बता दिया कि सुलेमान और किरतार हिल्स के अंदर खेतीबाड़ी हुई और वीट और बार्ले की खेतीबाड़ी हुई। लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट ड्रॉप है जिसका नाम है राइस। तो जो एरिया जहां पे सबसे पहले चावल की खेती करी गई थी, जब वो एरिया जहां पे सबसे पहले चावल की खेती करी गई थी, वो विंध्यास के अपर पार्ट यानी कि नॉर्थ के अंदर है। यहाँ पे मैं पहले दूसरा चेंज करके बता देता हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला, ओके, विंध्यास के जो ऊपर वाला जो एरिया है, द एरिया, ओके, द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ, द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ये विंध्यास दिख रही है आपको, विंध्यास, ठीक है, ये क्या आपकी विंध्यास है। अब इस विंध्यास के ऊपर वाली साइड, ओके, टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, तो वहां पे क्या है? चावल की सबसे पहले खेतीबाड़ी की गई थी। ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखिएगा इसके अंदर क्या है। दीस वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, ये कुछ एरियाज थे, these were the areas, these were the first area where agriculture developed the places। इसे थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं, कहाँ पे हमारा साइन, हाँ अब थोड़ा ज्यादा क्लियर आ रहा होगा, है ना। ठीक है, वो मैप के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। The places where river was first grown are to the north of विंध्यास। ओके, जैसा मैंने पॉइंट बताया, जो एरिया जहाँ पे सबसे पहले इन सब चीजों की करी गई थी, यदि आप कह सकते हो कि चावल की खेतीबाड़ी करी गई थी, वो कहाँ पे करी गई थी? आपके विंध्यास के नॉर्थ के अंदर करी गई थी। अब हम आ जाते हैं ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सर तीन के बारे में बात कर चुके हैं, तीन के नाम बता दो। नर्मदा रिवर थी, सुलेमान और किरतार हिल्स थी, तीसरे के अंदर हमने किसकी बात की थी? तीसरे के अंदर हमने गारो हिल्स और विंध्यास की बात की थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके अच्छे पार्ट के ऊपर, जो कि हमारा इंडस रिवर। इंडस रिवर, आपको पता है आपका देश का जो नाम है इंडिया, वो भी इसी रिवर के ऊपर पड़ा हुआ है, इंडस रिवर के ऊपर। कैसे पड़ा हुआ है? इसी चैप्टर के अंदर बताऊंगा। आपको पता है आपके देश का नाम भारत, वो भी इसी इलाके के आसपास, इंडस रिवर के आसपास के इलाके पे के बेस पे हमारे देश को भारत भी क्यों जाना जाता है, वो भी इसके अंदर बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडस के बारे में। चलो आज इस बार रहना ग्रीन बोर्ड लेते हैं, ठीक है। कौन सा कलर लें? बच्ची की आवाज आ रही है कहीं से सर। ब्लैक कलर, ठीक है। अब बात किसके बारे में कर रहे हैं? इंडस, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सर सबसे पहले इंडस, इंडस की तो बात कर ली सर आपने, ठीक है सर। इंडस तो रिवर का नाम है, इतनी बात, इतनी नॉलेज तो है हम लोगों को। लेकिन सर ये वर्ड ट्रिब्यूटरी, ये सर ये वो जो आपने वर्ड बताया ट्रिब्यूटरी, ये वर्ड जो है ट्रिब्यूटरी, ये क्या है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटरी? क्वेश्चन है यार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस तरीके से है? हम कहते हैं इंडस एंड ट्रिब्यूटरी, गंगा एंड डिस्ट्रीब्यूटरी, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं? तो एक एग्जांपल, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूंगा मैं।
ठीक है। अब ये देखो, एक नदी आई, दूसरी नदी आई, तीसरी नदी आई, चौथी नदी आई, मिलके इन्होंने क्या किया, एक बड़ी नदी बना। देख रहे हो ट्रिब्यूटरी, आपने सुने सर, हम काफी बार जो भी एक्टर्स की मौत हो जाती है या डेथ हो जाती है, उन एक्टर्स को ट्रिब्यूट किया जाता है। ट्रिब्यूट मतलब रिस्पेक्ट को पे करना। ट्रिब्यूटरी क्या होती है कि जो रिवर है, देखो वर्ड्स आपके नॉर्मल है, मैंने नॉर्मल वर्ड्स के एग्जांपल से समझा था। ट्रिब्यूटरी क्या होते हैं, छोटी छोटी नदियां अपने आपको एक बड़ी नदी के अंदर सम्मिलित कर लेती है, एक बड़ी नदी के अंदर सम्मिलित कर लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज का जैसे बोले, यही नदियां, चलो इसी नदी को कंटिन्यू करते हैं, ये नदी आपकी यहाँ तक गई, फिर ये नदी का क्या हुआ, ये नदी इस तरीके से जब ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ऐसे बढ़ गई, अब यहाँ पे जब ये रिवर, स्मॉल रिवर एक बड़ी रिवर के अंदर होते हैं तब हम उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं, लेकिन जब यही बड़ी रिवर जब छोटी छोटी रिवर्स के अंदर हो जाती है तब हम इसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए था इंडस एंड रिवर्स के बारे में। अब आगे बात करते हैं इसी इंडस के बारे में। तो इंडस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, एक मैप लेके आता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक मैप के थ्रू आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसका। थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, पिक्चर्स डॉक्यूमेंट के अंदर होना चाहिए थी। एक सेकेंड रुकेगा, म्यूजिक के अंदर देखते हैं। अमाउंट ऑफ पिक्चर जो मैंने लास्ट टाइम ली थी 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर मिल जाएगी। हाँ, ये रही मैप, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये एक मैप है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैप लेकर, इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है इंडस के बारे में। क्या दिख रहा है आपको? ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे हम बात करेंगे इंडस के बारे में। ये पूरा एरिया किसके बारे में है? इंडस रिवर के बारे में हम बात करते हैं, इसी एरिया के बारे में। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, इसी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंडस रिवर के बारे में, हमने ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी देख लिया। सबसे पहले इंडस रिवर के बारे में, हमने इंडस रिवर हमें पता है, उसके ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो 5 नाम लिखेगा। 5 ट्रिब्यूटरीज है, क्या है, 5 ट्रिब्यूटरीज है, उनके नाम लिखेगा। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी जो है वो है रवि, रवि। दूसरे का नाम है बीस, तीसरे का नाम है सतलुज, चौथे का नाम है इसके अंदर आपका झेलम, पांचवे का नाम है चेनाब। अब सर ये 5 ट्रिब्यूटरीज है, ये सर सीक्वेंस में क्यों लिखवाई है? इसी सीक्वेंस में लिखना, पता है क्यों? क्योंकि एक चीज बताओ, अब एक चीज ये आपको देख रहे हो, ये इंडस रिवर है, ठीक है। आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, इंडस रिवर ये जो कंप्लीट इंडस रिवर है, इंडस रिवर जो यहाँ पे इन सब रिवर से आती आती क्या हो जाती है, एक मेन रिवर के अंदर हो जाती है ना, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, तब ये देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो मैंने गंगा के बारे में बताया था, यहाँ पे देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है रिवर्स के अंदर, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, और यहीं पे क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब आप इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे हो कि सर ये जो रिवर है ना इंडस, ये सर मैक्सिमम तो ये पाकिस्तान के अंदर है, मैक्सिमम ये रिवर का है सर पाकिस्तान के अंदर। फन फैक्ट ये है कि जो आपके इंडस रिवर है ना, आपके इंडस रिवर का जो वाटर है, इंडस रिवर का जो वाटर है, ये बात भी आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखी हुई, ये चीजें मैं ही बता रहा हूँ, आप लोगों को काम आएगी। इंडस वाटर, इंडस का जो वाटर है वो 80% पाकिस्तान में, आपके इंडस रिवर का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, बचा सिर्फ और सिर्फ 20% जो पानी है वो इंडिया के अंदर है। अब सर क्या किया जाए, पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी के पीछे ही चाइना, अगर आज आपने सुना होगा चाइना जो है ना अरुणाचल प्रदेश का एरिया है ना उसे कैप्चर करना चाहता है। क्यों करना चाहता है भाई कैप्चर? चाइना के पास एरिया की कमी थोड़ी ना, और आपको पता है चाइना का तो आधे से ज्यादा एरिया यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, तो उनके पास एरिया की तो कमी है ही नहीं, तो वो अरुणाचल प्रदेश पे क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ द रिवर वाटर। आपने चाइना के अंदर ब्रह्मपुत्र जो है एक इंपॉर्टेंट रिवर है, और 66% यानी कि 2/3 ऑफ द, ये फन फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो चाइना है ना, चाइना इंडिया के ऊपर, इंडिया का वो अरुणाचल प्रदेश, राहुल गांधी जी बहुत बार कहते हैं कि वहां पे लोग गांव बसा के बैठ गए हैं। क्यों बैठे? वो एरिया क्यों कैप्चर करना चाहते हैं? वो एरिया वो कैप्चर पता है क्यों करना चाहते हैं? इंडस, चाइना के अंदर मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र मेन रिवर है, और ब्रह्मपुत्र जो मेन रिवर है ना, इस मेन रिवर का 2/3 यानी कि 66% जो पानी, मैं नहीं कह सकता 66% ये जो रिवर है ये चाइना के अंदर है, लेकिन इंडस ये जो इसका पानी है ना ब्रह्मपुत्र रिवर का, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पानी है वो चाइना के अंदर, भले ही 66% रिवर चाइना के अंदर, लेकिन उसका पानी की कैपेसिटी सिर्फ 20% है, और 60% इंडिया के अंदर है जो अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखती है।
तो चाइना पता है इंडिया के ऊपर वहां पे अरुणाचल प्रदेश पे क्यों कैप्चर करना चाहता है? करने को तो एक चीज बताओ, क्या चाइना जो है, क्या चाइना सिक्किम को भी तो कैप्चर कर सकता था? यहाँ पे क्यों आया चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर? सर कारण है इसका, कारण यह है कि चाइना के पास, देखो आज तक इतिहास में जितनी भी लड़ाई हुई है वो लड़ाइयां होती सिर्फ एक ही नाम के ऊपर है, वो नाम है रिसोर्सेस। दुनिया में जितनी लड़ाई हुई है वो सारी की सारी क्यों हुई है? रिसोर्सेज के ऊपर हुई है। सारी लड़ाइयां क्यों हुई है? रिसोर्सेज के ऊपर। तो ये जो रिसोर्सेज है इन्हीं के लिए चाइना ने इंडिया के साथ क्यों वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया कैप्चर करना चाहता है? क्योंकि भले ब्रह्मपुत्र 2/3 ऑफ द पार्ट यानी कि 66 पार्ट भले उसका चाइना के अंदर, लेकिन पानी के अंदर वो सिर्फ 20% ही देती है, और चाइना के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, पानी की नीड ज्यादा है, इसलिए वो अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर करना चाहता है क्योंकि वहां पे 60% ऑफ वाटर है, इसीलिए एरिया के अंदर लड़ाई होती है। वरना वो चाहता तो किसी भी पार्ट में कैप्चर कर सकता था, चाइना चाहता तो पाकिस्तान की मदद कर देता और कश्मीर को भी तो हटा सकता था, लेकिन वो कहाँ पे गया? अरुणाचल प्रदेश में गया। क्यों गया? रिसोर्सेज के पीछे। जितनी भी लड़ाई होती है उन सबके पीछे कारण होता है, इनके अंदर अपने आप चुल नहीं मचती कि चलो आज इंडिया के साथ लड़ाई करते हैं, क्योंकि किसके मेरे भाई के साथ नहीं बनती। चाइना पागल थोड़ी है ना कि पाकिस्तान इंडिया की नहीं बनती, मैं भी ना बनाऊं। ट्रेड पे बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका। तो इंडस रिवर वाटर जो है वो 80% पाकिस्तान में है और 20% इंडिया के अंदर है। तो इसीलिए क्या हुआ, 19 सितंबर, देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ ये चीज आपके एनसीईआरटी में नहीं है, नोट कर लेना साथ साथ, ठीक है? मैं भले ही उसे आपके जो नोट्स के अंदर भी बनाऊंगा, पर अभी बुक के अंदर साथ साथ लिख लो, ताकि मेरे पढ़ाने के बाद एक बार खुद जब एनसीईआरटी की रीडिंग लोगे ना उस टाइम पे बहुत मदद करेंगे, ठीक है? तो देखो 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था। क्या साइन किया गया था? इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था। सब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? तो मैं कहता हूँ ये जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है वो ये कहता है कि जो ये आपकी पहली 3 रिवर्स है, रवि, बीज और सतलुज, इनका पानी इंडिया को अलॉट किया जाएगा। सॉरी गाइस, इनका पानी इंडिया को अलॉट किया जाएगा, और जो झेलम और चेनाब है इनका पानी पाकिस्तान को अलॉट किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग है? इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग। कब निकली थी इंडस वाटर ट्रीटी? 19 सितंबर 1960 के अंदर निकली गई थी। ये सारे फन फैक्ट्स हैं, फन फैक्ट्स यानी कि नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, क्योंकि आपको अगर इंडस के बारे में भी लिखना आ गया ना तो एनसीईआरटी तो थोड़ी बहुत चीजें, बाकी सारी चीजें आपको यहीं पे मैं ही बता रहा हूँ। तो 19 सितंबर 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी हुई। अब सर बुक के अंदर क्या लिखा है ये बातें बता दो हमें। तो आपकी जो रिवर है ना इंडस रिवर, उसके अंदर बुक के अंदर क्या लिखा है? बुक के अंदर ये चीज बताई है कि आज से 7000, अभी तक हम 8000 साल तक पहुंच गए थे सर। पुराना ये देखे हमने नर्मदा, फिर हम 8000 साल पे कहां पे आ गए थे? हम 8000 साल में सर सुलेमान और केथार हिल्स तक। अब हम कहां पे आ गए? 4700 साल पहले, ईयर अगो, 4700 ईयर अगो, 4700 साल पहले आ चुके हैं सर। अब यहाँ पे क्या होने लग पड़ा कि पहले तो गांव बनने लग पड़े, ठीक है? 8000 साल तक क्या बनने लग पड़े? गांव बनने लग पड़े। अब जो छोटे छोटे गांव है वो इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें टाउन, सिटी का नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दे दिया जाता है? सिटी का नाम दे दिया जाता है। तो सम ऑफ द यंगेस्ट सिटीज उस टाइम पे फ्लरिश होने लग पड़ी थी। कहां पे? इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज के पास। अब सर यहीं पे ही क्यों हुई थी इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज के बाद? इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज के बाद इसलिए हुई थी ये रिवर्स, वहां पे एस्टेब्लिश होने का इनका मेन कारण क्या था इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज का? कि वो इंडस रिवर के पास ही बनी, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्योंकि आप जितने भी देखोगे ना, अभी आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर एनी सिटीज के बारे में पढ़ाऊंगा। देखो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इन सारी चीजों का, आगे जाके इन्हीं चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। अब आपने एक चीज बताओ, इनके पास जो सिटीज थी ना, आप उनके नाम सुनोगे ना आपको सर ये सिटीज थी, ये तो हमें पता थी। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब काफी ऐसे भी होंगे सर ये नाम तो नहीं सुना, आप तो ऐसे कह रहे थे, पता चल जाएगा। आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना है? हाँ सर ये नाम बहुत बार सुना है, सिंधु घाटी सभ्यता। यही है इंडस मीन सिंधु। इंडस का मतलब होता है सिंधु, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इंडस को सिंधु कहा जाता है। वैली मीन्स घाटी और सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदारो, हमारे ऋतिक रोशन साहब, मोहनजोदारो ये भी यहीं पे था। और पूरा अच्छे से मोहनजोदारो भी पढ़ाऊंगा कि मोहनजोदारो में क्या क्या चीजें हुई थी। मोहनजोदारो हुआ था, उसके बाद क्या आता है आपके पास? मोहनजोदारो, उसके बाद आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से इसका भी नाम हम लोगों ने सुना हुआ है। अगर क्लास 8, अगर क्लास 6 के अंदर, तो क्लास 8 के अंदर बुक लगेगी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रचित कौन सी? भारत की खोज। उसके अंदर अच्छे से ये सारी चीजें बताई हुई हैं। तो ये तो था आपका इंडस। अब हमें एनसीईआरटी का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी मैंने आपको कितनी सारी बातें बताई, एनसीईआरटी इतनी बातें नहीं बताएगा। और यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको इन सारी चीजों के बारे में अपने आप नॉलेज निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं
Tributaries are small river that flows into a large river. ये आपको मैंने बता दिया. About 4,700 years ago, some of the youngest cities flourished on the bank of these river. Okay, rivers के बैंक से ऊपर flourish करने लग पड़े. Later, 2,500 years ago, city developed on the bank of river Ganga and its tributaries. अब इंडस के बारे में बात कर लिया. अब बारी आ जाती है हमारे पास किसकी बात करने की? गंगा की. अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस. अब सर यहाँ पे तो बात कर ली, अब बारी आ जाती है गंगा की. आपको एक फन फैक्ट और बताऊं. आपको पता है गंगा जो नाम है इनिशियली जहां से जनरेट होती है वहां पे से गंगा नहीं कहा जाता. गंगा पता है कहां से आता है? हरिद्वार का नाम सुना? हरिद्वार. जब गंगा जो इनिशियल रिवर जब हरिद्वार में एंटर करती है तब उसे गंगा कहा जाता है. चलो अब बात कर लेते हैं हम इसके अंदर आगे. तो अब गंगा के बारे में बात कर लेते हैं. गंगा के पास यहाँ पे क्या है ना, अब आपको गंगा रिवर दिख रही है यहाँ पे, ठीक है. ये जो गंगा रिवर जो आपको दिख रही है ना, अब पता है क्या, अब सर सिटीज फ्लरिश होने लग पड़ी. अब हमें पता है क्या अर्ली टाइम के अंदर क्या हुआ. पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं, ये काम करता हूँ, बोर्ड का कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट बोर्ड कर लेते हैं, ठीक है. सर अर्ली टाइम के अंदर क्या होता था कि सर लोग क्या थे? स्किल्ड गैदरर थे. उसके बाद हमने 8,000 साल पहले की बात कर ली. सर 8,000 साल पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो सुलेमान और किरतार हिल्स थी वहां पे वीट और जौ की खेती हुई. फिर सर 4,700 साल पहले शहर बनने लग पड़े. यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आने लग पड़ी. फिर सर 2,500 साल पहले क्या हुआ? अब यही सिटीज देखो, गांव बने, गांव के बाद शहर बने, शहर के बाद क्या बनेगा? राज्य बनेगा. राज्य मतलब किंगडम बनेगा. तो यहाँ पे आपका पहला किंगडम फॉर्म हुआ था टू द साउथ ऑफ रिवर गंगा. और उस किंगडम का नाम क्या था? किंगडम का नाम जरूर नोट कीजिएगा, इसके अंदर मैं बड़े लेटर्स के अंदर लिखता हूँ. जो आपका किंगडम था वो था आपका मगध किंगडम. किंगडम का नाम क्या था आपका? मगध किंगडम. आपका मगध किंगडम कहाँ पे फॉर्म होता है? टू द साउथ ऑफ रिवर गंगा. टू द साउथ ऑफ रिवर गंगा के अंदर मगध किंगडम चेंज हुआ था. अब इससे अंदर चेंज क्यों हुआ था वो भी बात बताऊंगा इसके अंदर. पहले एनसीईआरटी पे चलते हैं वापस, ठीक है. लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन, यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में बताया गया है. सन उनकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसके बारे में बताया गया है. ये मैप को जब स्टडी करोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा. अभी याद करने की जरूरत नहीं है. इन द एशियन टाइम्स, क्यों आने वाले टाइम के अंदर जियोग्राफी के अंदर आप ये पढ़ने वाले हो. अभी हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री की बातों को ध्यान में रखो. इन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज का जो मैंने वो बात बताई थी वो इंडस वाटर ट्रीटी के लिए थी. अभी इनके बारे में मत पढ़ो क्योंकि आप जियोग्राफी के अंदर सेम कंटेंट पढ़ने वाले हो. ओके. इन द एशियन टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ रिवर गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग टू द स्टेट ऑफ बिहार. जो आपका बिहार है वो पहले मगध किंगडम था. मगध किंगडम था. देखो साइड से हम कहां पे आ गए थे? राज्य के ऊपर आ गए थे. इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम. अब एक और फन फैक्ट्स बताता हूं मैं आप लोगों को. देखो हिस्ट्री पता है कितनी इंटरेस्टिंग है. अगर आप यहां तक वीडियो को पहुंचो तो आपको मतलब इंटरेस्ट आ रहा है हिस्ट्री के अंदर. 2500 साल तक आ गया. अब आपको पता है 2250, इसके 250 साल पहले पता है क्या फाउंड हुआ था? बता दो. यहाँ पे बताता हूँ. आज इससे ये जो आपको मैं बात बता रहा हूँ 2250 साल पहले आपने इनका नाम सुना? अशोका सुने? अशोका के हैंड अशोका का एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री पता चला था. पता है कब? 2250 साल पहले. पता है कहां पे पता चला था? इसी सेम स्लाइड को मैं आपको उस टाइम पे भी बता दूंगा. ये पता है कहां पे मिला था? ये मिला था आपको खानदार इंस्क्रिप्शन के अंदर. कहां मिला था आपको? खानदार इंस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिला था. अब सर ये खानदार इंस्क्रिप्शन जो है ये कहां पे है सर? तो ये सर ये है आपका अफगानिस्तान के अंदर. अफगानिस्तान के अंदर है ये आपका खानदार इंस्क्रिप्शन. और ये किसके रूल्स, और इसके अंदर पता है क्या था? इंस्क्रिप्शन यानी कि वो कहते हैं, आपने देखा होगा पत्थरों के ऊपर खुदाई कर करके लिखी हुई चीजें, पत्थरों के ऊपर खुदाई कर करके लिखी हुई चीजें थी. तो उसके अंदर रूलर अशोका के मतलब जो भी रूल्स थे वो सारी चीजें लिखी हुई थी इसके अंदर. और इंटरेस्टिंग बात क्या थी उसके अंदर कि वो 2 लैंग्वेजेस में लिखे हुए थे. अब सर ये 2 लैंग्वेजेस कौन सी थी वो मैं आपको वो टॉपिक पे बताऊंगा. अभी से इतना बता रहा हूँ कि अशोका लीडर का नाम सुना? वो भी कहाँ के थे? मगध किंगडम के. अब आ जाओ देखो लार्ज किंगडम. ओके. तो अब इसका समझ में आ गया. रूलर वर वेरी पावरफुल. अशोका से पावरफुल लीडर कोई था ही नहीं. ओके. एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम. किंगडम्स वर सेट अप टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. दूसरे देखो किंगडम होता है फैल जाता है. ओके. फैलता है और इतना फैल गया कि वो कहां पे पहुंच गया? अफगानिस्तान तक पहुंच गया. कहां पे पहुंच गया? अफगानिस्तान तक पहुंच गया.
चैप्टर के अंदर थोड़ी सी गलती है इसके अंदर कि आपको इस चैप्टर के अंदर बाद में इस चीजों का रेफरेंस दिया गया, जबकि यहाँ पे चैप्टर की कनेक्टिविटी बन जाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फन फैक्ट था ये वाला, इस नोट को अच्छे से पढ़िएगा। ये नोट पता है क्या कहता है, ये नोट कहता है एक सब कॉन्टिनेंट के बारे में। क्या कहता है, एक सब कॉन्टिनेंट। मैंने आपको यहाँ पे वर्ड बोला था आप लोगों को, फिजिकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब ये इंडिया का फिजिकल मैप है, इन्हें सब कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं। तब एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जितने भी हैं, आपके काम करता हूँ गूगल पे लेके जाता हूँ मैं आप लोगों को। कहाँ लेके जाता हूँ, गूगल पे लेके जाता हूँ। तो कल जो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने सब कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। एक बार वापस वहीं से चालू कर देता हूँ सब कॉन्टिनेंट। और मैंने कहा था कि अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सब कॉन्टिनेंट दिखाऊंगा, तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। ये है एक सब कॉन्टिनेंट। अब इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप देखो, अगर आप इस सब कॉन्टिनेंट में देखो, आप यहाँ से देखिए ये बोर्डमा जो लिखा हुआ है इससे म्यांमार। आपका सब कॉन्टिनेंट किसे इंक्लूड करता है, इंडिया को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, ईरान को। ईरान भी आते, काफी बार ये देख लिया जाता है, काफी बार जस्ट होते हैं कि सिर्फ हम अफगानिस्तान तक ही देखते हैं, नहीं। इट ऑल्सो इंक्लूड ईरान, इट इंक्लूड चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार एंड श्रीलंका। तो ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया है इसे एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब इसे सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, इसे सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है। हालांकि कॉन्टिनेंट के मुकाबले एरिया बहुत छोटा है, हालांकि कॉन्टिनेंट के मुकाबले जो एरिया है एक छोटा एरिया है। तो सर फिर भी इसे कॉन्टिनेंट क्यों कह देगा, एक चीज बताओ, कॉन्टिनेंट होता क्या है सर, जो एक ऐसा एक बड़ा सा लैंड मास, ओके। जैसे अगर मैं देखा जाए, एक जैसे ये आपको मैं थोड़ा सा रफ फिगर बना देता हूँ। जैसे ये अमेरिका इस तरीके से आ गया, यहाँ पे नीचे इनका ये साउथ अफ्रीका आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे यूरोप आ गया। थोड़ा ड्राइंग्स पे मत जाना, ठीक है। एशिया है, इस साइड अफ्रीका है, और इस साइड ऑस्ट्रेलिया, और नीचे जो है ये आपका ऐसे ऐसे करके अंटार्कटिका है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कि बड़े बड़े लैंड मास एक दूसरे से ओशंस के थ्रू सेपरेटेड है। किसके थ्रू सेपरेटेड है, ओशंस के थ्रू ये एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड है। तो ये जितने भी लैंड मास है जो एक दूसरे से सेपरेटेड है, यानी कि ये लैंड मास इन्हें अब कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया, क्योंकि एक दूसरे से सेपरेटेड है। क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड है उसी तरीके से। लेकिन सर ये जो पार्ट है ये तो हमारे एशिया के अंदर ज्वाइन होता है। मैंने कहा ज्वाइन होता है, बट ये चीज इसके अंदर देखनी है। दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग ऑल दीज कंट्री एंड नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूड करते हैं। साउथ एशिया को एक सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, की एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट के मुकाबले भले एक छोटा एरिया, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है। और ये जो एरिया है रेस्ट ऑफ द एशिया से, हमारे जो कॉन्टिनेंट है ना रेस्ट ऑफ द एशिया से हम अलग हैं। किस तरीके से अलग कर दिया जाता है हमें, सी से, हिल से, माउंटेन से, यानी कि कोई डायरेक्ट रूट नहीं है। यानी कि इसके अंदर क्या कुछ बाधाएं आती हैं। चाइना अलग है किससे, रेस्ट ऑफ द एशिया से, विद द हेल्प ऑफ द माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस आ जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक नेचुरल फ्रंटियर आता है इसके अंदर। नेचुरल फ्रंटियर का कंसेप्ट आगे समझाऊंगा, प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा। तो एक बार थोड़ी ना क्यूरियोसिटी बना के रखो कि अब किस तरीके से करना है। आ जाते हैं वापस एनसीईआरटी पढ़ने। चलो बॉस, कुछ गाने गुनगुनाते हैं साथ साथ। हमने कल यहाँ तक कर लिया था, ओके। अब यहाँ से चालू करना है थ्रू आउट द पीपल, ओके। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। जो लोग थे वो एक पार्ट जो था सब कॉन्टिनेंट से, उससे ट्रेवल करते थे दूसरे पार्ट तक, ओके। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज made journey dangerous at times but never impossible। यानी एक चीज बताऊं आपको, अब नेचुरल फ्रंटियर का कंसेप्ट है ना, मैं अब आपको अच्छे से समझाता हूँ। यानी एक चीज पता है इन्होंने क्या की, यार रास्ते के अंदर इतनी सारी बातें थी, पहाड़ आ रहे, कभी रेगिस्तान आ रहे, कभी समुद्र आ रहे, ये सारी चीजें आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और इंडिया के पास भले एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, किसका, नेचुरल फ्रंटियर का। किसका एडवांटेज था, नेचुरल फ्रंटियर का, लेकिन फिर भी लोग इंडिया के अंदर एंटर करे। कैसे एंटर करें, क्या था इंडिकेट, सारी चीजें अब बताने वाला हूं आपको। कौन से टॉपिक के अंदर, इन द टॉपिक ऑफ नेचुरल फ्रंटियर। हेडिंग डाल दीजिएगा इसके अंदर, नेचुरल फ्रंटियर्स की। तो हेडिंग डालेंगे अब सब किसकी, नेचुरल फ्रंटियर्स की। किसकी हेडिंग डालनी है अब सर हमें, अब हमें हेडिंग डालनी है नेचुरल फ्रंटियर्स की। अब सर नेचुरल का तो मतलब हमें पता चल गया कि सर प्राकृतिक। फ्रंटियर का मतलब क्या, फ्रंटियर का मतलब लिखो इसके अंदर लाइन और बॉर्डर which separate two countries, जो दो देशों को अलग करता है उसे फ्रंटियर कहते हैं। which separate two countries उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंटियर कहते हैं। अब एक इंडिया का मैप लेकर आता हूं मैं आप लोगों के सामने। इंडिया का मैप देखिए, ये आपका इंडिया का मैप है, रिवर्स का मैप है हालांकि, पर कोई बात नहीं, ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है।
अब एक चीज बताओ यार, ये इंडिया का मैप है, पूरा इंडिया आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या आता है, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है सर? यहाँ पे तो सारे माउंटेन्स है, ये यहाँ पे क्या है, हिमालयन रेंजेस है। यहाँ पे क्या है, हिमालयन रेंजेस है, यहाँ पे हिमालयन रेंजेस है, ये आपके हिमालयन रेंजेस आ गए, ठीक है। इस साइड आपका क्या है, अरेबियन सी, क्या है यहाँ पे, ये आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। तो ये क्या है आपका सर, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ऑफ बंगाल। तो एक चीज बताओ, क्या हिमालय हम ह्यूमन से बनाए? नहीं सर। क्या ये अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल क्या हम लोगों ने बनाया नीचे इंडियन ओशन? क्या ये तीनों चीजें, तीनों ये जो दो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सीज है, ये जो सीज है और ये जो इंडियन ओशन है, क्या ये चीजें हम लोगों ने बनाई है? नहीं सर, ये तो अपने आप बनी है। यानी कि सर क्या है, नेचुरल फ्रंटियर है। ये क्या है चीजें सर सारी, ये सर सारी चीजें क्या है इसके अंदर, नेचुरल फ्रंटियर चीजें हैं सर इसके अंदर। हाँ सर, ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर, नेचुरल फ्रंटियर है, यानी कि हम लोगों ने नहीं बनाई। अब इसके अंदर तो सर इंडिया के अंदर लोग कैसे घुसे, सबसे पहले दो चीजें बताऊंगा इंडिया के अंदर लोग किस तरीके से घुसे, मतलब अंदर कैसे आए थे। ये है आपका एंट्री गेट, ये क्या आपका एंट्री गेट है। यहाँ पे कौन सी कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या मैं कहूँ यहाँ पे मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे है मुस्लिम कंट्री। तो मुसलमान पता है किस रास्ते आए थे, मुसलमान इसी रास्ते आए थे इंडिया के अंदर। यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे तो सुलेमान और किरतार थी, लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया था, मैंने कहा हाँ थी, लेकिन इन्हें क्रॉस किया गया मुस्लिम्स के द्वारा। तो मुस्लिम इंडिया के अंदर किस रास्ते आए थे, मुस्लिम इंडिया के अंदर इसी रास्ते आए थे। किस रास्ते आए थे, इस रास्ते। और इसीलिए एंट्री गेट ऑफ इंडिया, इस वर्ड यहाँ पे इस एरिया को क्या कहा जाता है, एंट्री गेट ऑफ इंडिया, एंट्री गेट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। यहाँ से ही आपके सारे मुस्लिम ब्रदर्स थे ना, सारे के सारे मुस्लिम वो इसी साइड से आए थे, आपके यहाँ से आए थे, सारे के सारे मुस्लिम इसी साइड से आए थे। तो ये नेचुरल फ्रंटियर्स थे जिन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री को रेस्ट ऑफ द कंट्री से अलग किया। अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होते तो चाइना का, तो हम इंडिया का ये जो पार्ट था, क्या पता ये चाइना के पास होता, लेकिन जैसे हिमालय रीजन है तो हमने चाइना अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया। इस तरीके से कंट्री क्या हुई, सेपरेट होगी। तो अपने देखा कि हम लोगों ने देखा कि सर ये नेचुरल फ्रंटियर थे, हिमालयन रेंजेस, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, इन्हें क्रॉस करना आसान नहीं है। समुद्र के रास्ते किसी और देश से यहाँ पे आना आसान नहीं है, मैंने कहा आसान नहीं है। लेकिन एक और चीज है इसके अंदर, मैंने ये भी नहीं कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, मैंने ये चीज नहीं की इसके अंदर कि दैट इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो इस दुनिया के अंदर कोई चीज होती ही नहीं है, इम्पॉसिबल इस दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं होती। इसी तरीके से आपके जो ब्रिटिशर्स आए थे ना, जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया के अंदर, वो कहां से आए थे, वो यहाँ से आए थे, आपकी सीज के थ्रू। तो यहाँ पे सर एक चीज बताओ, ये सर ये तो नेचुरल फ्रंटियर थे, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आए कैसे है, क्योंकि जिन लोगों को नेचुरल फ्रंटियर क्रॉस करना है, जिनके अंदर विल है कि बॉस मुझे यहाँ पे जाना है, वो जाके रहते हैं, इसलिए कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। हिस्ट्री के अंदर भी हम ये बात कहते हैं कि बॉस जो आना चाहते हैं ना वो आएगा। आपने बाधा बना दी, जैसे होता है ना कि डॉक्टर जो बनते हैं, हमने बाधा बना दी नीट का एग्जामिनेशन, लेकिन जो चाहता है जो रियल में डॉक्टर बनना वो बन के रहेगा, वो नीट का एग्जाम क्लियर करके ही रहेगा। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं देखिएगा, तो हम कंपेटेड थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट, द हिल्स, the high mountains including Himalayan desert and seas made journey dangerous at times but never impossible। मैंने कहा था डिफिकल्ट बना देगी आपकी जर्नी को डेंजरस बना देगी समुद्री रास्ते। तो इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जहाँ पे कोई भी, जहाँ का जो समुद्र है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वहां पे लहरें बहुत ज्यादा उठती है। आपने क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर भी किया था, आई गेस चैप्टर नंबर 2 था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई अंटिल, ऐसा कुछ था। चैप्टर नंबर 2 था आपके इंग्लिश का, उसके अंदर आपने देखा था इंडियन ओशन में आपको क्यों लहरें से उठने लग पड़ती थी, है ना। तो इसके अंदर है कि डेंजरस बन जाएगी जर्नी। इम्पॉसिबल तो यार दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं है इम्पॉसिबल, यूपीएससी क्रैक करना भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्रैक कर सकते हो आप लोग भी। ओके, सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो लोग किस चीज के अंदर जाते थे, लाइवलीहुड की सर्च के अंदर जाते थे। ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट। अब देखो, अब एक आदमी जो है ना, अब यहाँ पे अगला टॉपिक लिखिएगा इसके अंदर, व्हाई डिड पीपल मूव। अगला पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर, व्हाई डिड पीपल मूव, व्हाई डिड पीपल मूव। अब लोग जाते क्यों थे यार एक जगह से दूसरी जगह, व्हाई डिड पीपल मूव, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, व्हाई डिड पीपल मूव, लोगों को क्या जरूरत पड़ गई एक जगह से दूसरी जगह जाने की। 5 कारण बताऊंगा। सबसे पहला कारण लिखेगा इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड। सर लोग जाते थे इन सर्च ऑफ फूड की तलाश के अंदर। कहां पे जाते थे, इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि वो देखते थे कि पता है क्या, अगर एक चीज हो, एक जंगल है, ठीक है, एक जंगल के अंदर एक परिवार रह रहा है, ठीक है,
एक परिवार रह रहे हैं उसके अंदर। एक चीज बताओ, रिसोर्सेज है हमारे पास, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। फल जो यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर जो फल लगे हुए हैं, जैसे एप्पल का पेड़ है ये, तो इसके ऊपर जो एप्पल्स लगे हुए हैं ये क्या लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? सर लिमिटेड है, या कुछ ही फल होंगे, ऐसे थोड़ी ना कि पूरी जिंदगी भर के लिए एकदम एप्पल्स भी मिलेंगे। कुछ सीजनल बातें आ जाती हैं। तो वही बात है, अगर एक जगह पे आदमी एक टाइम से ज्यादा मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा समय तक रुकता है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे भी उसने एक पेड़ के सेब खा लिए, दूसरे पेड़ के सेब खा लिए। भैया आप सेब खाने आप कहाँ पे जाओगे? वो क्या करेगा? मूव करेगा। अब कहेगा चलो यहाँ का खाना खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आप क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, यानी कि पीपल मूव इन सर्च ऑफ फूड। लोग एक तो खाने की तलाश में जाते थे। दूसरा आता था एस्केप फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटी। अब काफी जगह बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गया, तो अब क्या करेंगे? लोग वहां पे बैठे रहेंगे कि नहीं भैया हम तो यहीं पे ही यहीं के निवासी हैं। लोग क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। एस्केप फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटी। अब नेचुरल कैलेमिटीज क्या क्या हो सकती है आपकी? उसके अंदर देखिए आपके क्या क्या आ सकते हैं। फ्लड्स आ सकते हैं, आपके ड्रॉट आ सकते हैं, इसके अलावा अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो इसके सारे केसेस के अंदर क्या होगा? इंसान डर जाएंगे, इंसान कहेंगे यार ये तो बात गलत है, अपनों को क्या है, यहाँ पे इतने सारी नेचुरल कैलेमिटी है। तो इंसान क्या कहेगा? सेफ जगह पे जाओ। कहां पे जाओ? सेफ जगह पे जाओ, जहां पे हमारे परिवार सुरक्षित रहे। 2 पॉइंट आगे, तीसरा पॉइंट है कि इंसान क्यों मूव करते थे। तो तीसरा पॉइंट है कि जो राजा महाराजा होते थे, वो ट्रैवल करते थे। क्यों ट्रैवल करते थे? काफी बार आपने सुना होगा कि राजा अपने सेना के साथ जाते थे नए नए लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। नए नए लैंड एक्सप्लोर क्यों करते थे? ताकि उनका किंगडम बड़ा बने उनका, ताकि वो ऐसे सोचे कि भाई हमारा राज्य पहले इतना था, हम लोगों ने ये लैंड एक्सप्लोर किया, यहाँ पे कोई राजा नहीं था, हमने इस लैंड पे कब्जा कर लिया, आज से हमारे राज्य का हिस्सा हो गया। इन्होंने क्या किया? तो मैन जो थे, मैन टू कैप्चर अदर लैंड, दूसरे लैंड्स को कैप्चर करने के लिए आदमी क्या करता था? ट्रैवल करता था। मैन ट्रैवल टू कैप्चर अदर लैंड, दूसरे लैंड्स को कैप्चर करने के लिए भी मैन क्या करता था? ट्रैवल करता था। मैन कैप्चर टू ट्रैवल अदर लैंड्स। ओके, अब इसके अंदर अगले पॉइंट्स क्या क्या होंगे? 3 पॉइंट्स बता दिए मैंने, अब चौथा पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर। चौथा पॉइंट क्या होता था? आपने गौतम बुद्धा का नाम सुना है? हाँ जी सर। आपने जो ये एक जो क्या नाम लेते हैं, थोड़े जो संत महात्मा होते हैं, ये आपने देखा कि एक जगह एक मतलब ये ट्रैवल करते रहते हैं। क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। क्या क्यों ट्रैवल करते हैं सर? ये ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये इनका एक मोटिव होता है कि ये लोगों को सिखाते हैं कि जिंदगी कैसे जीते हैं। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखेगा इसके अंदर, रिलीजियस टीचर्स जो थे वो मूव करते थे। अब क्यों मूव करते थे? ताकि रिलीजियस टीचर्स जो है वो अपनी नॉलेज दूसरे लोगों को तक दे सके और एक चीज बताए उन्हें कि जिंदगी कैसे जीता है। धर्म का पाठ, धर्म कैसे फॉलो करते, कि आप धर्म किस तरीके से फॉलो करना है, वो लोगों को सिखाते थे। इसलिए रिलीजियस टीचर्स भी मूव करते थे। अब कुछ आपके और मेरे जैसे लोग होते होंगे जो चुल के मारे ट्रैवल करते थे। होते ना कि अगर आपकी मम्मी कहती थी आपको उस साइड नहीं जाना, मन कहते चुल से मुझे अब तो जाके रहूंगा। सिमिलरली काफी लोग ऐसे थे जो कि ट्रैवल करते थे आउट ऑफ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। क्यों ट्रैवल करते थे? आउट ऑफ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। उनके अंदर जोश होता था कि चलो भैया आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। वही वाला सिस्टम था कि बहुत स्पिरिट थी उनके अंदर एडवेंचर करने की, बहुत अब जाके देखता है जो होगा देखी जाएगी, इसलिए वो ट्रैवल करते थे। इसके अलावा लास्ट केस जो होता है, जो इंसान ट्रैवल करते थे वो होते थे आपके मर्चेंट्स। मैंने मर्चेंट्स का मतलब लेक्चर नंबर 1 में भी बताया है। जिन्होंने नहीं देखा कृपया करके रिक्वेस्ट लेक्चर नंबर 1 देख ले। व्यापारी ट्रैवल करते थे। सर वो क्यों ट्रैवल करते थे? पता है क्या? व्यापारी क्या करते थे? उन्हें कोई इंपॉर्टेंट सी चीज दिखी कि यार ये, जैसे उन्हें क्या दिखा, जैसे उन्हें कोहिनूर का हीरा मिल गया, उन्होंने जेब में रख दिया। कहते यार अब हमें ट्रैवल करते हैं। कोई राजा महाराजा है, उनसे सामने कहा कि राजा महाराजा जी एक कोहिनूर का हीरा है, आपकी शानो शौकत बढ़ा देगा ये हीरा, कृपया कर इसे ले लीजिए, ये मेरी तरफ से आपको भेंट है। राजा खुश होकर क्या करते हैं? सोने की मुद्राएं दे देते, ऐसे बहुत सोचते इतने सोने की मुद्राएं दे दो। यानी कि मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे, क्या चीजें कैरी करते हुए? वैल्यूएबल गुड्स को कैरी करते हुए, वैल्यूएबल गुड्स को कैरी करते थे वो। और ट्रैवल कैसे करते थे? कारवांस के ऊपर। सर ये कारवांस क्या होते हैं? कारवांस या शिप्स के ऊपर ट्रैवल करते थे वो, जहाज के ऊपर। कारवांस क्या होते हैं? ऊंटों के, आपने देखा कि 4-5 ऊंट एकदम सीक्वेंस के अंदर चलते हैं ऊंटों के ऊपर। एक वो थी, एक डोरेमोन की मूवी आई थी पहले, अरेबियन नाइट्स वाली, है ना? सुनी होगी अरेबियन नाइट्स, ऐसे कुछ, है ना? तो उसके अंदर देखा कि जो लोग ट्रैवल करते हैं ना, वो ऊंटों के ऊपर बैठे बैठे ट्रैवल करते हैं। एक तारक मेहता का एक एपिसोड था जिसमें जेठालाल जो है वो वहां पे चला गया था पाकिस्तान। तो आपने देखा कि वहां पे जो ऊंट थे वो एक लाइन के अंदर ट्रैवल करते हैं, ऊंट सारे एक साथ चलते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा तो वो जो ट्रैवल करते हैं ना एक साथ, उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कारवांस।
वो जब साथ में ट्रैवल करते हैं उन्हें कहते हैं कारवां। तो कारवां के ऊपर ट्रैवल करते थे, सिर्फ के ऊपर ट्रैवल करते थे, वैल्यूएबल गुड्स खरीदते थे। अब क्यों लेके आते थे वैल्यूएबल गुड्स? ताकि उन्हें सेल करें और उस टाइम क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके। देखो बनिया आदमी भले वो किसी भी युग का हो, पैसा तो वो छापेगा। तो इसके अंदर भी सेम बात कही है। समटाइम मैन मार्च विद आर्मीज टू कॉन्कर अदर लैंड्स। मैंने कहा था कि जिस तरीके से आदमी काफी बार दूसरे लैंड पे जाते हैं ताकि उस लैंड पे कब्जा कर सके। बिसाइड्स मर्चेंट मतलब आपके व्यापारी मंडल ट्रैवल्ड विद कारवांस का मतलब मैंने बता दिया आपको, जैसे ऊंटों के ऊपर एक साथ जाना। ओके, और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस, टाउन टू टाउन, शॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस टू द पीपल। एडवाइस देना, क्या बताना, जीवन कैसे जीते, ये सारी चीजें बताना। ठीक है, एडवाइस देते थे लोगों को कि बहुत जीवन आपको ऐसे व्यापन करना चाहिए। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो चुल के मारे करते थे, उन्हें चुल होती थी कि करके दिखते हैं। एंड वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेसेस, ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ न्यू आइडियाज बिटवीन पीपल। इस सारी चीजों से लोग एक दूसरे के बीच में आइडियाज शेयर करने लग पड़े थे। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। तो व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? आज क्यों लोग ट्रैवल करते हैं? तो आजकल लोग बजाते लोगों को बस अच्छी खासी इनकम है, ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? अब अलग अलग केसेस है। पहले मर्चेंट्स वैल्यूएबल गुड्स लेके ट्रैवल करते हैं। आज के मर्चेंट्स क्यों ट्रैवल करते हैं? ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। पहले के रिलीजियस टीचर जो थे वो ट्रैवल करते थे। आजकल के रिलीजियस टीचर जो है वो आजकल कथा सुनाते हैं। आजकल के रिलीजियस टीचर देखा होगा, बागेश्वर धाम महाराज जी हैं, या फिर एक और है, मैं नाम शायद उनका भूल गया। तो ये जितने भी टीचर्स हैं ये क्या है? ये भी रिलीजियस टीचर्स हैं, लेकिन पहले किस तरीके से करते थे वो इस तरीके से, अब अलग तरीके से करते हैं। पहले ट्रैवल करते थे, अब लोग उनके पास ट्रैवल करते हैं, फर्क है। तो आजकल इस वजह से लोग ट्रैवल करते हैं। आपने सुना होगा कि बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं वो पहले मध्य प्रदेश में गए, फिर वो एक दो जगह से दूसरी जगह, यानी वो क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। Look at map once more. Hills, mountain and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was very difficult to cross these frontiers, but those who wanted and did scale the mountain. मैंने कहा था जिनके अंदर चुल रहा है, मतलब जिनके अंदर इच्छा है कि बहुत हमें करना है, हमें इंडिया के अंदर जाना है, and क्रॉस द सीज। ब्रिटिशर ने क्रॉस करी थी सीज, जो मुस्लिम थे उन्होंने माउंटेन्स को क्रॉस किया था। पीपल अक्रॉस द फ्रंटियर्स also came into the subcontinent and settled down here. These movement of the people enriched our culture and tradition. एक चीज बताओ सर, ये बाहर से लोग आगे से हमारे कल्चर के अंदर क्या चीज आ गई? मैं सोचता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे साथ मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है, हम दोनों आज ही मिले, हम लोगों एक दूसरे से बात करें। मुझे मेरे मुस्लिम फ्रेंड की 10 बातें अच्छी लगी उनके कल्चर की, मुस्लिम फ्रेंड को मेरे वाले कल्चर की 20 बातें अच्छी लगी। ठीक है, मुस्लिम कहता है कि हाँ ये मुझे इस बारे में ये 10-20 बातें मुझे अच्छी लगी, मुझे उसकी 10-20 बातें अच्छी लगी। अब क्या होगा, जो उसकी कल्चर की अच्छी बातें हैं, जो मुझे लगता है कि यार बहुत बढ़िया बातें हैं, क्या मैं क्या करूंगा, उनसे अडेप्ट करूंगा, और वो मेरे पास से वो हिंदू कल्चर की अडेप्ट करेगा। और वो जो मैं मुस्लिम कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लूंगा, यानी कि मुस्लिम कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुझे अच्छी होगी, वो मैं क्या करूंगा, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इससे मेरा कल्चर क्या हो जाएगा, एनहेंस होगा। कि मेरा कल्चर पहले कितना था, इतना ही था, मेरा कल्चर पहले से इतना था, लेकिन जब मैंने अपने कल्चर के अंदर मैंने मुस्लिम ट्रेड्स थोड़े डाले, मैंने मैंने जो मुसलमान भाई थे, मैंने उनकी कुछ चीजें सीखी और मुझे कोई चीज उनकी अच्छी लगी। तो पहले मेरा कल्चर ऐसा था, अब मेरा कल्चर पहले साइज ऐसा था, अब मेरे कल्चर का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मेरे कल्चर का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा साइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे कल्चर के अंदर एक और चीज ऐड ऑन करी, यानी कि मेरा कल्चर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर ऐड ऑन नहीं करूंगा तो छोटा, लेकिन जब मैं ऐड ऑन करूंगा, मैं यहाँ पे अपने मुस्लिम भाई से कुछ चीजें सीखूंगा, मैं अपने सिख भाई से कुछ चीजें सीखूंगा, मुझे सिखिज्म की कोई बातें अच्छी लगी, मुझे मुस्लिम की कुछ बातें अच्छी लगी, तो इससे क्या होगा, मेरा कल्चर क्या हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा कल्चर एंड ट्रेडिशन एनहेंस हो जाएंगे, एनरिच हो जाएंगे। पीपल शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। अब नए अब वो आए हैं, मैं उनसे मैं उनसे नई चीजें सीखूंगा, न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन सीखूंगा, कंपोजिंग म्यूजिक, जिस तरीके से वो लोग गाने गाते हैं, हम लोग किस तरीके से गाने गाते हैं, एंड इवन कुकिंग फूड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर, यानी कि हमें खाना बनाने के भी नए तरीके हम लोग सीखते थे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है द नेम ऑफ आवर लैंड, कि हमारे देश का नाम इंडिया सुनते हो, भारत सुनते हो, तो ये इंडिया और भारत नाम कैसे पड़े? अगला टॉपिक यही है, हाउ डिड द नेम ऑफ अ लैंड, कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा। अब मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक, और मजा भी आ रहा है कि आप लोगों को चीजें सीखने को मिल रही है। ठीक है, आप लोगों को चीजें सीखने को मिल रही है। सबसे पहला पॉइंट आ जाए इसके अंदर, इंडिया, कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो पता है क्या हुआ, हमारे देश का नाम जो इंडिया था, तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेगा कि इंडिया हमारे नाम कैसे पड़ा। जो नेम था इंडिया, इट इज इंस्पायर्ड, यानी कि नाम जो इंडिया था, इट इज टेकन फ्रॉम द रिवर इंडस।
ये जो रिवर आपकी इंडस रिवर है ना, जिसके बारे में मैंने बताया था, ये रिवर इंडस से लिया गया था। अब देख लो थोड़ा थोड़ा नाम भी सिमिलर है। ओके, जो नेम था ना इंडिया का, ये कहां से लिया गया था? रिवर इंडस से लिया गया था। अब इंडस रिवर के पास से क्यों लिया गया? वैसे आपको बता दो, इंडस को सिंधु कहा जाता है संस्कृत के अंदर। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है संस्कृत के अंदर। इन संस्कृत इंडस इज रेफर्ड एज संस्कृत। अब जो लोग थे, मैंने आपको क्या दिखाया था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखाया था ना मैंने आप लोगों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखाया था, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपकी इंडस रिवर फ्लो करती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी इंडस रिवर ऐसे फ्लो करती है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था इंडस रिवर, ये आपकी इंडस रिवर ऐसे फ्लो करती है। तो जो भी इरानियंस थे, जो ईरान से आए थे, या जो भी ग्रीक पीपल थे, कौन से थे? ग्रीक पीपल, जो ग्रीक्स थे, जो इरानियंस थे, वो कहां से? नॉर्थ वेस्ट से है। कहां पे? इंडिया के अंदर आने के लिए। क्यों? क्योंकि गेटवे था इंडिया का, मैंने पहले अभी बताया ना, गेटवे ऑफ इंडिया। तो जो भी इरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे, वो जो आ रहे थे कहां से? इरानियंस, जो ईरान के लोग हैं वो इरानियंस, और जो ग्रीक्स थे जो कि कहां से आ रहे थे? फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट यानी कि पाकिस्तान वाली साइड से वो आ रहे थे। तो बीच के अंदर एक फ्रंटियर मिल गया। क्या फ्रंटियर मिल गया? इंडस रिवर को पार करके तो इंडिया आएगा। और वो पता है क्या, ईरानियंस और इंडिया जो हमारे ग्रीक्स है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है। तो वो पता है इंडस को इंडस नहीं बोलते थे, तो क्या बोलते थे? वो इंडस को, ये जो आपकी रिवर है ना इंडस, उस इंडस रिवर को वो इंदोस बोला करते थे। क्या बोला करते थे? इंदोस। या इसे एक और वर्ड से बोला जाता था हिंदोस, यानी कि वो इंडस रिवर को इंदोस या हिंदोस बोलती थी। क्या बोलती थी? इंदोस या हिंदोस बोलती थी। तो वो क्या करते थे? इंडस रिवर का उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन, वो बोलना इंडस ही चाहते थे, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन देखो, एक अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी अलग होती है। आपने सुना अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी अलग होती है? कैसे अलग होती है? सर, उनके बोलने का एक्सेंट अलग होता है। इनका एक्सेंट अलग था, इसलिए वो इंडस रिवर को इंदोस या हिंदोस बुलाते थे। अब उन्होंने क्या किया कि जो एरिया था, इंडस रिवर जो थी, जैसे मान लेते हैं इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर का जो वेस्ट का एरिया था, जहां से ये लोग आए हैं ईरानियन और ग्रीक, इसे वो क्या कहते थे? इसे वो इंडोस या हिंदोस कहते थे। और जो लैंड जो ईस्ट साइड के अंदर था, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर क्या नाम लेते हैं? इंडस वाज नोन एज इंडिया। ऐसे आपका देश का नाम आया इंडिया। ईरानियन और ग्रीक लोग आए थे, उन्होंने देखा कि यार इंडस रिवर है, इस साइड का इलाका इंडोस, तो उस साइड का इलाका इंडिया, उस साइड का इलाका क्या बना दे? इंडिया। और लेटर ऑन इंडिया वर्ड को ही पूरे देश के लिए इस्तेमाल करने लग पड़े। तो ये तो था हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। अब दूसरा नाम आ जाता है भारत का। हमारे देश को भारत भी कहते हैं कि जिंदा हूं मैं तुझ में, सलमान भाई रहेंगे हम सब में जिंदा। चलो, भारत मूवी भी आई है, बहुत अच्छी मूवी है, आपको भी देखनी चाहिए, और अच्छी चीजें सीखने को भी मिलती है भारत मूवी से। ओके, भारत। अब भारत कैसे पता चला? अब आपने वर्ड सुना है ये भारत सर, थोड़ा रामायण से वर्ड यूज्ड है ना, थोड़ा रामायण से थोड़ा ताल्लुकात रखता है वर्ड। तो पता है क्या था? जो आपका ये जो पाकिस्तान का एरिया था ना, सुलेमान और करतार हिल्स, वहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे। वहां पे क्या रहते थे? एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे। और उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहने लग पड़े? उन ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहा जाता था? भरत। उन ग्रुप ऑफ पीपल को भरत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भरत। इट्स नॉट भारत, इन्होंने क्या कहा जाता था? भरत कहा जाता था। वो जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, और इन ये जो ग्रुप ऑफ पीपल जो थे ना, जिनका भरत कहा जाता था, इनका जो मेंशन है ये आपके ऋग्वेदास के अंदर भी है। ऋग्वेदास क्या होते हैं, ये आपको मैं चैप्टर नंबर 3 जब करवाऊंगा उसके अंदर अच्छे से बताऊंगा। अभी ये चीज समझ लो कि ऋग्वेदास आर द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ संस्कृत। अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन होते हैं किसके? संस्कृत के अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है ये किसके? ऑफ संस्कृत। दे आर द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ संस्कृत। अगर किसी को कॉम्पोजिशन का मतलब नहीं पता, तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जो छोटे छोटे हिस्सों से एक बड़ी चीज बनाना, कॉम्पोजिशन करना। ओके, स्मॉल पार्ट दैट बिकम अ बिग थिंग। ओके, स्मॉल पार्ट जो कि दैट कंबाइन टू बिकम अ बिग थिंग। जैसे ऋग्वेदा क्या था? आपकी अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन थे संस्कृत लैंग्वेज के। तो अब क्या हुआ? अब ईरानियंस आए इंडिया के अंदर, ठीक है, मुसलमान आए, उन्होंने कहा कि अच्छा, सबसे पहले टैकल आउट कौन हुएंगे इंडस रिवर को पार करते? भारत। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल थे भारत, जिन्हें भारत कहा जाता था, वो टैकल आउट हुए। तुम ये इस लैंड के वाले लोगों को क्या कहा जाता है? भारत। वो आए थे वहीं से, और उन्होंने क्या देखा कि अच्छा, यहाँ पे जो भी लैंड है ना, इस लैंड के लोगों को भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भरत कहा जाता है। लेटर ऑन इसी वर्ड को ऐसे वो आगे गए, अच्छा तुम भी भरत, क्योंकि एक इंसान का नाम नहीं था, भरत एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम था। अच्छा तुम भी भरत हो, अच्छा तुम भी भरत हो, ऐसे ऐसे करते करते पूरी इंडिया के लोगों को भारत के नाम से जानने लग पड़े, इसलिए इंडिया का नाम भारत पड़ गया। तो ये तो थे आपके दोनों कंट्रीज के नाम किस तरीके से पड़े।
अब पढ़ लेते हैं। द टू वर्ड्स ऑफ द कंट्री वी ऑफन यूज आर इंडिया एंड भारत। जैसे इंडिया और भारत है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर इंडस, जैसे सिंधु कहा जाता है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। फाइंड ईरान एंड ग्रीक्स इन योर एटलस, आपको निकालने के लिए जैसे मैंने कहा था। ओके, द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the north west, यानी कि सुलेमान और किरतार पाकिस्तान की साइड आए थे। कब अबाउट 2500 साल पहले आए थे। पर familiar with the Indus River and called it Hindos और Indos। उससे इंडस रिवर को क्या बोलते थे? हिंदोस या इंदोस बोलते थे। एंड लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इंडिया was known as इंडिया। जो इंडस रिवर का इस साइड का इलाका था उसे क्या कहते थे? वो इंडिया कहते थे। The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and are also mentioned in Rig Veda के अंदर भी mentioned है। ऋग वेदा क्या है? अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत के अंदर, डेटेड अबाउट 3500 साल पहले तक है। लेटर ऑन इट वाज यूज्ड फॉर द होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए ये चीजें यूज करने लग पड़े थे हम। तो आपको मैंने इंडिया और भारत के बारे में बता दिया कि इंडिया कैसे पड़ा, नाम कैसे, भारत कैसे पड़ा। अगले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं हम। अब हम आ जाते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के ऊपर। फाइंडिंग आउट द पास्ट, यानी कि सर अब हमें अपना इतिहास बताइए सर कि हमारा इतिहास किस तरीके से हमें पता चलता है। कि आप लोग इतनी देर से बात कर रहे हो कि ये चीजें हुई थी, ये चीजें हुई थी, अब सर इसका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ बता दो मुझे। तो इसके लिए आप टॉपिक क्या है आपका? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। पूरा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टॉपिक समझाता हूं मैं आप लोगों को अभी। तो हेडिंग लिखेगा अब कौन सी? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की हेडिंग लिखेगा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का भी और इस चैप्टर का भी। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। 3 सोर्सेज आते हैं आपके हिस्ट्री के। कितने सोर्सेज है? 3 सोर्सेज है। पहला सोर्स है आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो सर ये होती क्या चीज है? तो मैं कहता हूं देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग में हम डाल देते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट्स। तब जो वर्ड है ना आपका मेनू वर्ड का मतलब क्या होता है? इसके अंदर मेनू वर्ड का मतलब होता है हैंड। मेनू वर्ड का मतलब क्या होता है? हैंड। स्क्रिप्ट काफी और होता है सर, ये स्क्रिप्ट ले लीजिए, हैंड रिटन। ओके, तो मतलब स्क्रिप्ट ले लीजिए। तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लिखी हुई चीज। स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? लिखी हुई चीज। जब इन दोनों को साथ में पढ़ते हो तो क्या होता है? हैंड रिटन चीजें, यानी कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो चीजें लिखा करते थे, जिससे वो क्या होता है? हमारे पास डेटा आ गया कि अच्छा हम लोगों ने वो डेटा पढ़ा और हमें पता चल गया उस टाइम कैसे चलते थे। डायरी राइटिंग करते हो ना कि आप डायरी लिखते हो, अच्छा इस तरीके से हुआ था। अब हम जैसे एनी फ्रैंक की डायरी थी, तो अब हम लोगों को पता है अच्छा एनी फ्रैंक की लाइफ के अंदर क्या हुआ था। हमें वहां पे हम जाके देखा नहीं, लेकिन हमने सोर्स ऑफ हिस्ट्री से हमने एनी फ्रैंक का पास्ट हमने पता किया था, हमने किया था इसके अंदर। सिमिलरली हैंड रिटन। अब सर एक चीज बताओ, एनी फ्रैंक के पास तो डायरी थी, हमारे उनके पास कौन सी डायरी थी? तो वो किस चीज के ऊपर लिखा करते थे? वो लिखा करते थे पाम लीव्स के ऊपर। पाम लीव्स के ऊपर लिखा करते थे, या एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होती थी ट्री की, स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री के ऊपर लिखा करते थे। ट्री की जो बार्क होती है ना, आपने देखा होगा ट्री की जो बार्क होती है ना, अगर आप उसे ट्री का अगर आप बार्क देखो, वो बहुत ही अच्छा राइटिंग मटेरियल, बहुत ही साफ सुथरा राइटिंग मटेरियल होता है। ओके, बार्क ऑफ अ ट्री, जिसे क्या कहा जाता था? बिट्स कहा जाता था। ओके, इसे क्या कहा जाता है? बिट्स कहा जाता था। और ये कहाँ पे पाया जाता था? ये हिमालयास के अंदर मिलता था। कहाँ पे मिलता था? ये हिमालयास के अंदर मिलता था ये बिट्स। ओके, जो आपका बिट्स था ये कहाँ पे मिलता था? आपको हिमालय के अंदर मिलता था। बार्क ऑफ ट्री बिट्स के ऊपर लिखा जाता था। तो इन्हें लिख देते थे ये चीजें। लेकिन और इसके अलावा और तो सर चीज बताओ, एक पेज ऐसे है, जैसे मान लेते हैं कि सर ये मान लेते हैं इन्होंने 2 पेजों से लिखा है, ठीक है, इन्होंने 2 पेज लिखे हैं, ठीक है, 2 पेज लिखे हैं, एक पेज इस साइड गया, एक पेज इस साइड गया। तो सर एक चीज तो हमारे पास डेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसा है, तो मैं बताता हूँ। तो ये क्या करते थे, जैसे ये जो पत्ते होते हैं ना, जैसे पत्ता है, इन्हें पहले तो इन्हें स्क्वायर पार्ट के अंदर कट करते थे। क्या करते थे? ये वाला एरिया जो था ना, अननेसेसरी एरिया, उसे कट डाउन कर देते थे। और ये जो एरिया था ना, यहाँ पे अपने जो भी राइटिंग्स थी वो लिखते थे, वो ऐसे करके लिखते थे। अब एक राइटिंग होगी, 2 राइटिंग होगी, 3 राइटिंग होगी, फिर इन राइटिंग्स का पता है क्या करते थे? एक बंडल सा हो गया, जैसे ये बंडल मान लेते हैं, आपकी राइटिंग्स का बंडल हुआ, इन्हें वो पंच कर देते थे। जो थ्रेड होता था ना, थ्रेड से जैसे पत्तों के अंदर निकाला ऐसे कर दिया। अगर आप पुरानी किताबें देखो वो इसी तरीके से होती हैं। थ्रेड निकाला पंच कर दिया, थ्रेड निकाला पंच कर दिया, यानी कि वो उन्होंने अपनी पूरी किताब सी बना दी। उन्होंने पेपर्स लिए किसके? पाम लीव्स या बार्क ऑफ अ ट्री बिट्स के, और उन्होंने क्या किया? एकदम इन्हें अच्छे से बांध दिया, गांठ लगा दी, और वो एक बुक बन गई। अब ये सारी चीज बताओ, अब उस टाइम पे ये जो बुक थी, अब ये बुक के अंदर क्या चीजें होती थी? तो ये जो बुक थी इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती थी? पॉइंट नंबर 1, क्या क्या चीजें कवर होती थी इसके अंदर? होती थी रिलीजियस बिलीफ, कि उस टाइम के लोग क्या क्या उनकी रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस थी, उस टाइम क्या क्या धर्म चलते थे, इन सारी चीजों के बारे में लोग लिखते थे। इसके अलावा आपने इस चीज को, बहुत ही अच्छी चीज है ये, मेडिसिन एंड साइंस, मेडिसिन एंड साइंस के ऊपर भी बॉस, मेडिसिन एंड साइंस के ऊपर भी अच्छी खासी, मेडिसिन और साइंस का नाम आपने सुना ही होगा।
जो आपकी मेडिसिन थी, जो आपकी साइंस थी, आपने सुना होगा आयुर्वेदिक ज्ञान। आपका आयुर्वेदिक ज्ञान जो था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। तो आयुर्वेदिक ज्ञान हमें कहाँ से, इन्हीं रिसोर्सेज है। तीसरा था जो किंग्स की लाइफस्टाइल के ऊपर लिखा होता था, किंग्स की लाइफस्टाइल के ऊपर बना होता कि किंग्स किस तरीके की लाइफस्टाइल जीते थे, उसके ऊपर भी लेक्चर बने होते थे। इन सारी चीजों के ऊपर होता था। अब एक चीज बताओ सर, हम तो चलो लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? तो 3 लैंग्वेज का मेंशन किया गया आपके एनसीईआरटी के अंदर। सबसे पहली तो आपको पता होगा संस्कृत के अंदर लिखे जाते थे, और एक और लैंग्वेज जो आज भी एग्जिस्टेंस में है वो है तमिल। तमिल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तमिल के अंदर लिखे जाते थे। इसके अलावा एक और लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते थे, वो लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत। अब सर ये लैंग्वेज का तो नाम नहीं सुना हमने, प्राकृत। इट इज द लैंग्वेज, इस लैंग्वेज की सिग्निफिकेंस देखिए क्या है, लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ये उस टाइम जैसे अब हम हिंदी यूज करते हैं ना, उसी तरीके से लोग वहां पे उस टाइम लैंग्वेज यूज बाय और लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ये उस टाइम हमारी हिंदी हुआ करती थी, प्राकृत। तो ये सारी चीजें। अब एक चीज सर मन में एक और डाउट आ रहा है, सर एक चीज बताओ, अब आप तो कह रहे हो इसके अंदर कि आप तो कह रहे हो सर कि तो सोर्सेस थे ये ऐसे रखे, तो उस टाइम की चीजें सर आज तक कैसे प्रिजर्व होगी? तो मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो डेटा है ना, ये जितना भी डेटा है इसका मैन्युस्क्रिप्ट का जितना भी डेटा है, ये सारा का सारा जितना भी डेटा है, ये सारा का सारा थोड़ा इनएक्यूरेट है। ये बहुत कम है हमारे पास। क्यों कम है? क्योंकि सर पत्ते, अब एक चीज बताओ, ये पत्ते बार्गर ट्री की सर डिकम्पोज हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं वक्त के समय के साथ साथ। हाँ जी सर हो सकते हैं। एक और चीज है सर, इन्हें कोई इंसेक्ट या फिर कहते हैं ना कोई एक वॉर्म्स लग गए, एनिमल्स की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े एनिमल्स, लेकिन जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो पत्तों के ऊपर लग जाए, वो खा जाते हैं इन पत्तों को, इससे हमारा पार्क डिस्ट्रॉय होगा। तो सर ऐसे मान ले कि चलो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर हमारे पास थोड़े बहुत भी थे, वो कैसे रहेंगे? तो वो जो चीजें है ना, थोड़े बहुत हमारे पास आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है, वो सारे के सारे जो प्रूफ थे वो प्रिजर्व करके रखा गया था। तो प्रिजर्व कहाँ पे किया गया था? एशियन टेम्पल्स के अंदर, मंदिरों के अंदर उन्हें प्रिजर्व कर गया था। एक और नाम इसके अंदर यूज होता है, मोनेस्ट्रीज के अंदर प्रिजर्व किया गया था। वर्ड लिखेगा मोनेस्ट्रीज। अब सर ये मोनेस्ट्रीज क्या होती है? तो मैं कहता हूँ जो आपकी मोनेस्ट्रीज होती हैं, आपने वो एक मॉन्क्स देखे चाइना के अंदर, मॉन्क्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके का हैंड सिंबल बनाते हैं और ऐसे मॉन्क्स होते हैं, रेड कलर के कपड़े पहनते हैं। तो जहाँ पे मॉन्क्स लिव टुगेदर, प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, जहाँ पे मॉन्क्स सारे साथ में रहते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? मोनेस्ट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनेस्ट्रीज कहते हैं। यहाँ पे वो चीजें प्रिजर्व करके रखी जाती थी, इसलिए आज भी हमारे पास इसका डेटा है। तो ये तो था आपका कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट, इसके बाहर कोई और चीज नहीं है। इसके अंदर दूसरा पॉइंट, पहले चलो एक बार मैन्युस्क्रिप्ट से पढ़ लेते हैं, बाद में दूसरे पॉइंट के ऊपर आएंगे। ओके, देयर आर सेवरल, ओके यहाँ पे देखो, अ पेज फ्रॉम palm leaf manuscript. The manuscript was written by about 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages. मैंने कहा palm leaves होती है आपकी कुछ इस तरीके से, उन्हें कट किया जाता है, ये necessary काट दिया जाता है, ये necessary काट दिया जाता है, उन्हें cut into pages and tied together to make books. मैंने कहा था bunches बना लिए जाते हैं to see, okay, to see a birch bark manuscript. जैसे ये आपकी जो bark की बात कर रहा था ना, ये वही bark है, इस तरीके से लिखे जाते थे। और यहाँ पे देख रहे हो क्या, ये पंचिंग है, ये गड्ढा नहीं, ये गड्ढा बनाया गया ताकि पंच कर सके। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, there are several ways of finding about our past को निकालने के। one is to search and read books that we are written a long ago. वो किताबें जो कि बहुत पहले लिखी गई थी, these are called manuscripts. इन्हें क्या कहा जाता है? manuscript कहा जाता है, because these were written by hand. This comes from a Latin word manu, means hand, and these words were usually written on palm leaves के ऊपर लिखा जाता था, या specially prepared bark of a tree, जिसे हम क्या कहते थे? बिट्स कहते थे। बिट्स कहाँ पे मिलता था? हिमालय के अंदर मिलता था। सारी चीजें कवर है। अब आपको पता है, लेक्चर पहले समझाने के बाद आपको इन सारी चीजों को बताने का फायदा क्या? एनसीईआरटी की रीडिंग आपको समझ में आ जाती है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। ओवर द ईयर मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन अवे बाय इंसेक्ट्स खा जाते थे, और कुछ डिस्ट्रॉयड होगी, बट मैनी वर सर्वाइव्ड, बट ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेंपल्स के अंदर प्रिजर्व किया, या मोनेस्ट्रीज के अंदर। मोनेस्ट्रीज का मतलब मैं बता चुका हूं, जहां पे मॉन्क्स रहते हैं। दीस बुक्स dealt with all kind of subject, religious beliefs and practices थी। इसके अंदर लाइव्स ऑफ किंग थी, मेडिसिन और साइंस के बारे में नॉलेज थी, जैसे मैंने बताया। Beside there were epics, poem, plays, ये सारी चीजें भी थी इसके अंदर। Many of these were written in Sanskrit and other प्राकृत, और तमिल के अंदर प्राकृत क्या है? लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। देखो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैं कह रहा हूं आप लोगों के प्रति कमी नहीं छोड़ूंगा मैं किसी भी तरीके की। आगे आ जाते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है? वीक एंड रिलेटिवली। अब आपका पहला पॉइंट तो हो गया खत्म, आपका पहला पॉइंट हो गया इसके अंदर खत्म। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट लिखेगा इसके अंदर इंस्क्रिप्शंस। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास? इंस्क्रिप्शंस।
अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, एक चीज आपने देखा है कि काफी बार बड़ी बड़ी रॉक क्लेव्स होती है, मूवीज के अंदर बहुत बार आता है कि गुफाओं के अंदर जाते हैं, गुफाओं के ऊपर निशान बने होते हैं। यानी कि अब एक चीज बताओ, गुफा के ऊपर हम पेंसिल से लिखते हैं वो निशान रह जाता है? नहीं सर, ये क्या बात कर रहे हो। गुफा के अंदर वो जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर खुदाई करनी पड़ती है, उन्हें ऊपर क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, और इस तरीके से ऐसे करते करते खुदाई करते करते एक मैसेज जो था वो इम्प्रिंट करवाते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? दीस आर द राइटिंग्स। ये क्या है? राइटिंग्स है ऑन हार्ड सर्फेसेस, ऑन हार्ड सर्फेसेस के ऊपर राइटिंग्स हैं। दीस आर द राइटिंग्स ऑन द हार्ड सर्फेसेस। अब हार्ड सर्फेसेस क्या हो सकती है? मेटल्स हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं, मेटल एंड स्टोन्स हो सकते हैं। अब सर एक चीज बताओ, अब हर कोई इंसान तो ऐसा तो है नहीं कि हर कोई इंसान वहां पे इंस्क्राइब करने लग पड़ेगा। ऑर्डिनरी पीपल है, किताबें लिख सकते हैं वो लोग, ये बात है, लेकिन हर कोई बंदा पत्थरों पे जाके चीजें नहीं लिखता, हर कोई नहीं लिखता यार। एक चीज बताओ, आपको एक डायरी लिखनी है, आप हाथों यहाँ पे आपको डायरी के अंदर लिखना प्रेफर करोगे या किसी पत्थर के ऊपर लिख के आओगे? सर डायरी में प्रेफर करेंगे। तो ये चीजें जो थी, इंस्क्रिप्शन थे, अब इंस्क्रिप्शन जो थे ये किसके हुआ करते थे? ये हुआ करते थे किंग्स के। किंग्स क्या करवाते थे? जो भी उनके ऑर्डर्स थे ना, ऑर्डर्स, जो भी उनके ऑर्डर थे वो इंस्क्राइब करवा लेते थे। क्यों करवा लेते थे? ताकि जितने भी आम जनता है, जितने भी ऑर्डिनरी पीपल है, वो इन चीजों को देखें, पढ़ें, देख लें, वो रीड करें, इन्हें सी करें और अंडरस्टैंड करें कि अच्छा ये महाराज जी ने ये वाला नियम निकाला है। काफी और घोषणा नहीं देखते कि महाराज ने ये नियम निकाला है, और काफी और क्या होता था, जैसे एक मान लेते हैं ये एक रॉक स्टोन है, तो इसके ऊपर ही इंस्क्राइब करके लिखा है कि राजा जी ने ये सारे ऑर्डर पास करे हैं, राजा जी ने ये सारे ऑर्डर पास करे हैं। तो इस तरीके से किंग्स अपने ऑर्डर्स को ऐसे बता देते थे, आम जनता तक पहुंचाने का एक मीडियम हुआ करता था। इसके अलावा एक और यूज था कि किंग्स कभी कभार जो बैटल जीत के आते थे, किंग्स जो भी बैटल जीत के आते थे ना, जितने भी बैटल्स किंग्स जीतते थे, तो वो बैटल्स के ऊपर है ना अपनी जनता को दिखाने के लिए, देखो भैया तुम्हारे राजा कितना महान है, हम जंग जीत के आए, हम क्या करके आए, हम जंग जीत के आए। तो वो क्या करते थे, अपने जो भी ऑर्डर्स थे ना, जो भी अपने ऑर्डर्स हम कह सकते हैं कि जो भी उनकी विक्ट्रीज थी उनके बारे में भी मेंशन करते थे। अब यहाँ पे एक अच्छा रेफरेंस जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, एक मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक इंस्क्रिप्शन पाया गया था, कहाँ पे लीडर अशोका का पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था ये? इन खानदार इंस्क्रिप्शन, खानदार इंस्क्रिप्शन के अंदर पाया गया था। अभी सर ये खानदार इंस्क्रिप्शन है कहाँ? तो सर एक आपका खानदार इंस्क्रिप्शन है आपका अफगानिस्तान के अंदर। कहाँ पे? ये आपका अफगानिस्तान के अंदर आपका खानदार इंस्क्रिप्शन है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि ये रूलर अशोका के ऑर्डर्स कंसिस्ट करता है। मैंने बताया ना किंग से ऑर्डर, ये रूलर अशोका के जो ऑर्डर थे वो कंसिस्ट करता है। इसके अलावा एक और चीज है कि इसे 2 लैंग्वेजेस के अंदर लिखा गया था। जो ऊपर वाली लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? ग्रीक थी। ऊपर ग्रीक्स लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, नीचे अरामिका लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था। अभी इसकी सेम पिक्चर वाइज पिक्चर मैं आप लोगों को बताता हूँ, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। ओके देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके वी also study inscriptions. These are the writing relatively on hard surfaces such as stone and metal. Sometimes kings got their order inscribed so that the people could see, read and obey them. There are other things of inscription as well where men and women including kings and queens record what they did, यानी कि उनकी विक्ट्रीज के बारे में करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दिया है, किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज जो होती थी उनकी, उसके बारे में रिकॉर्ड रखते थे। अब मैंने आपको एक चीज के बारे में बताया था अभी अशोका के बारे में, वो सेम चीज यहाँ पे आ चुकी है, ये देखिएगा। ओके एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इज एन इंस्क्रिप्शन अबाउट 2250 साल पहले का है, ऑफ खानदार अफगानिस्तान के अंदर है। ये इंस्क्राइब करता है लीडर अशोका के जो ऑर्डर थे उन सबको डिस्क्राइब करता है। मैंने कहा था आगे वाले चैप्टर्स के अंदर भी इसे पढ़ाऊंगा। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट। एक अच्छी बात इसके अंदर क्या बताई गई है, बहुत ही बेसिक लेवल से आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। क्या गया कि जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने अभी जितनी भी चीजें लिखी वो क्या, मैंने एक चीज लिखी, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, मैंने लिखा कुछ चीज। मैंने कहा था स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लिखा होता है। जब मैं उसी लिखे हुए चीज को, जैसे ये चीज लिखे कैन यू थिंक, लिखा हुआ कैन यू थिंक, एक लिखी हुई चीज है। जब मैं इसी लिखी हुई चीज को बोलता हूँ या फिर जब भी मैं बात करता हूँ, मैं क्या यूज करता हूँ, लैंग्वेज यूज करता हूँ। सेम बात इसके अंदर कही गई है कि वी यूज लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर एंड साइन एंड व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक व्हाट वी यूज लैंग्वेज। हम लैंग्वेज यूज करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन इज डिवाइडेड इन 2 लैंग्वेजेस। ये जो ऊपर वाली लैंग्वेज है ये आपकी ग्रीक लैंग्वेज है, जो नीचे वाली लैंग्वेज है वो आपकी अरामिक लैंग्वेज है। ये दोनों लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं, कैन यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सर्फेसेस एंड व्हाट कुड बी द डिफिकल्ट वंस। और क्या डिफिकल्टीज, लिखना बहुत मुश्किल है। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये बहुत ही लंबे समय तक प्रिजर्व रहती है। इन्हें ऐसा नहीं होता जैसे जो पाम लीव्स थी वो तो डिस्ट्रॉय होगी, कभी डीकंपोज होगी। इनमें ऐसा नहीं होता, पत्थर कभी डीकंपोज नहीं होता। आगे आ जाता हम अपने अगले पॉइंट्स के ऊपर। क्या है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स वी मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट दोस हु स्टडी।
अब हमारा लास्ट सोर्स आ जाता है और इस चैप्टर का अंत बहुत ही ज्यादा निकट है। कहते हैं ना तेरा अंत निकट आ चुका है, वैसे इस चैप्टर का भी अंत बहुत ज्यादा निकट आ चुका है, क्योंकि लास्ट टॉपिक में अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। लास्ट टॉपिक आता है आपका आर्कियोलॉजी। सर ये नाम बहुत बार सुना हुआ है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी कौन होता है? अब आर्कियोलॉजी जो है ना, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, पहले एक चीज बता देता हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट, आपके आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं, वो हिस्टोरियंस होते हैं जो आपकी स्टडी करते हैं आपके पास्ट की। क्या करते हैं? हमारे जो सोर्सेज हमारे पास्ट की स्टडी करते हैं। सर एक चीज बताओ, इन्हें पास्ट कैसे मिलता है? ये दो चीजें करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। क्या करते हैं? चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। और दूसरी चीज जो करते हैं वो करते हैं एक्सकैवेटिंग। सर ये एक्सकैवेटिंग क्या होता है? मैं कहता हूँ एक्सकैवेटिंग का मतलब होता है खुदाई करना, डिगिंग करना। क्या करना? डिग करना, डिगिंग करना, खुदाई करना। एक्सकैवेटिंग करते थे, खुदाई करते थे, नीचे से चीजों को निकालते थे। अब नीचे से इन्हें क्या क्या चीजें मिल जाती थी? बेसिकली 3 से 4 चीजें मिलती थी, वो चीजें मैं बताता हूँ। नंबर 1 चीज लिखेगा इसके अंदर क्या क्या चीजें उन्हें मिल सकती थी। सबसे पहली चीज उन्हें मिलती थी, वो नंबर 1 चीज क्या होती थी उनके पास सॉरी, नंबर 1 चीज उन्हें क्या मिल सकती थी यहाँ पे? सबसे पहली चीज जो उन्हें मिलती थी वो होती थी बोन्स ऑफ एनिमल्स। अब बोन्स ऑफ एनिमल्स होने क्या क्या पता चलता था कि अच्छा कौन किस तरीके के एनिमल्स पाला पोसा करते थे, उस टाइम के लोग किस तरीके के एनिमल्स को रियर करते थे और किस तरीके के एनिमल्स का हंट करते थे, किस तरीके के एनिमल्स का रियर करते थे और किस तरीके के एनिमल्स का हंट करते थे। बोन से ये सारी चीजें पता चल जाती थी। एक चीज बताओ सर, अब एक चीज बताओ, एनिमल का स्केलेटन मिला है, अब इससे ये कैसे पता चलता है कि हमने उस एनिमल को पाला या हमने उस एनिमल का हंट किया? तो इसका कारण सुनो, देखो आपने एनिमल को हंट किया, ऐसे थोड़ी एनिमल आके कहा कि भैया मुझे खा लो। आपने हंट किया, आपने उसे मारा, आपने उसके ऊपर वार किया, उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी हड्डियों के ऊपर ऐसे निशान मिलेंगे जिससे हमें पता चलता है उसके ऊपर वार किया। भाई अगर आपने किसी पालतू जानवर को पाला हुआ है, ठीक है, आपने जानवर को पाला हुआ है, आपने तो आप उसे हंट नहीं, आप उसे मारोगे नहीं, तो क्या होगा? वो आपके पास एकदम नॉर्मल पड़ा रहेगा और उसका स्केलेटन एकदम क्लीन मिलेगा। वहीं जो हंटेड एनिमल्स होते हैं उनके जो स्केलेटन होते हैं वहां पे आपको स्क्रैचेस या हड्डी टूटी हुई मिल जाती है, क्योंकि उनका शिकार किया होता है। दूसरी चीज उन्हें क्या मिलती थी? टूल्स के लिए देखते थे। क्या देखते थे? टूल्स देखते थे कि यार उस टाइम के लोग किस तरीके के हथियार यूज कर, हम तो मशीन गन इस्तेमाल करते हैं, वो लोग किस तरीके का टूल्स इस्तेमाल। तो टूल्स से क्या पता चलता है? मेंटल लेवल। क्या पता चलता है? मेंटल लेवल। अगर मैं एक चीज बताऊं, मैं 2 जने हैं, ठीक है, मैं दोनों को एक एक पत्थर दे देता हूँ और एक लकड़ी दे देता हूँ कि आपको हथियार बनाना है। जो बंदे का आईक्यू ज्यादा है, जिस तरीके का मेंटल लेवल ज्यादा है, वो अच्छा हथियार बनाएगा, और जिसका मेंटल लेवल कम है वो बुरा हथियार बनाएगा। तो टूल्स से मिलते हैं, उन्हें पता चलता था अच्छा उस तरीके के लोग किस तरीके से सोचा करते थे। टूल्स से नहीं ये स्टैंडिंग मिलती थी। तीसरी बात आ जाती थी बिल्डिंग्स के रिमेन। बिल्डिंग रिमेन्स। अब से बिल्डिंग रिमेन्स का क्या करते थे वो लोग? तो मैं कह रहा हूँ जो भी आपके बिल्डिंग के जो भी रिमेन्स थे ना, उन्हें ये पता चलता था कि पुराने जमाने के लोग बिल्डिंग किस तरीके से बनाते थे, किन किन पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, किस तरीके के डिजाइन रखा करते थे। ठीक है, सेम चीज आप इसके अंदर बताने वाला हूं। दोस्त स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो भी इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है उन्हें। ओके, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। बिल्डिंग्स के अंदर वो स्टोन एंड ब्रिक्स देखते थे, पेंटिंग्स देखते थे, स्कल्पचर देखते थे, मूर्तियां। स्कल्पचर्स का मतलब मूर्तियां होता है। जो ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकैवेटेड, यानी कि डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड आउट टूल्स, वेपन, पोर्ट्स, पैन, ऑर्नामेंट एंड कॉइंस। से सारी चीजें निकालने के लिए वो करते थे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड आउट ऑफ स्टोन, बेक्ड आउट ऑफ क्ले। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, ठीक है, क्ले का काफी रंग होते हैं, हमारे खेलने वाली क्ले नहीं, चिकनी मिट्टी। Okay, metal objects that are made of hard and imperishable substances usually survive for a long period of time। जो ऐसी चीजें बनी होती है वो जनरली सर्वाइव करेंगे लंबे समय तक। अब जैसे यहाँ पे एक कोड सा दिया हुआ है, ये पुराने जमाने के कॉइन्स हैं। ओके, जैसे इसके अंदर लिखा है कोड फ्रॉम ओल्ड सिटी का कोड है। इसके अंदर ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था 4700 साल पहले आपके इंडस रिवर के पास ही मिला था ये। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक्स के ऊपर, बस आखिरी के कुछ शब्द। उसके बाद अब हमारा लास्ट की कुछ टॉपिक्स हैं। ओके, आर्कियोलॉजी आल्सो लुक्स फॉर बोन्स। मैंने बताया बोन्स ऑफ एनिमल टू फाइंड आउट दैट वेयर पीपल एट इन पास्ट, यानी कि किस तरीके के एनिमल्स का वो हंट किया करते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव मोर रियरली इफ सीड ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, दे सर्वाइव इन अ चार्ट फॉर्म। काफी बार जो होता था ना, जो गेन्स थे, ये मैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर पॉइंट अच्छे से कवर करूंगा, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। जो सीड्स के गेन होते थे ना, अगर उन्हें जला दिया जाता था, वो जिस फॉर्म के अंदर बच जाते ना, चैट फॉर्म के अंदर जो यहाँ पे फॉर्म बताई गई, चैट फॉर्म के अंदर जो रह जाते थे ना, तो वो रिमेन्स है ना, वो लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं और उनसे हमें पता चल जाता था किस तरीके की फसलें उगाया करते थे। ठीक है, चलो, डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? किस तरीके के कपड़े आर्कियोलॉजिस्ट को जनरली मिलते हैं? पुराने एनिमल्स की स्किन मिलती है कि उस टाइम पे हमारे कपड़े वही हुआ करते थे। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी
past often use the word sources, जैसे मैंने बताया sources of history refer to the information found by the manuscript, inscription and archaeology. One source are found. Learning about the past becomes an adventure. So as we reconstruct it bit by bit, यानी कि पता क्या करते थे, यहाँ से कोई चीज है, यहाँ से कोई चीज है, पजल सी बनाते हैं ना, पजल में एक लगाया आपने, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पजल सी बनाते थे। हिस्ट्री से एक थ्योरी सी बनाते थे लोग, ठीक है। एग्जैक्टली तो हमें भी नहीं पता क्या है, हम एक थ्योरी बना के हम अपने पास्ट का आइडिया ले लेते हैं, हम इसके अंदर सेम चीजें इसके अंदर कही गई हैं। अब हम आ जाते हैं आगे अगले टॉपिक्स के ऊपर। ओके, वन पास्ट और मैनी, के हमारा पास्ट एक है या मैनी है, इसके अंदर जनरली कुछ नहीं कहा गया। इसके अंदर आपको सिर्फ आपकी बुक का टाइटल एक्सप्लेन किया है, वही सेम चीज है। मैं इसकी रीडिंग लूंगा। आपकी बुक का नाम आर पास्ट नहीं, आर पास्ट है, यानी कि एस लगा हुआ है। आर एस क्यों लगाया हुआ है, जैसे मैंने बताया थ्योरी है, थ्योरी एक से ज्यादा भी हो सकती है। सिमिलरली वही सेम चीजें इसके अंदर। रीडिंग ले लेते हैं फिर भी। ड्यू नोटिस द बुक ऑफ आर टाइटल आर पास्ट, हमारे पास्ट जब पास्ट होता है, there is nothing a word called past, लेकिन s लगाया गया। क्यों लगाया गया? We have used the word past in plural to draw the attention of the fact that past was different for different group of people. अलग-अलग थ्योरी है लोगों की, तो अलग-अलग पास्ट है लोगों के। For example, the lives of herder or farmer were very different from those of the kings or the queen. The lives of the merchants were very different from those of the craft person and so on. हर एक की जिंदगी जो थी वो अलग-अलग ही होती है, ठीक है। ये बात तो हमें पता थी, इसमें लिखने की क्या बात थी? ओके, as okay, तो इसमें also as is true even today people follow different practices and custom. हर एक लोग अलग अलग तरीके की customs and tradition follow करते हैं in different parts of the country. For example, today most of the people living in Andaman Islands get their food by fishing. अब जैसे देखो, जैसे आप जगह रहोगे ना, जैसी जियोलॉजी के अंदर रहोगे वैसे आपका खाना होगा। मैं राजस्थान के अंदर रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पे दाल बाटी चूरा ये सारी चीजें चलती हैं। तमिल वाली साइड चलोगे तो इडली डोसा ये सारी चीजें वो मिलती है। एक जेठालाल की एक शायरी याद आ गई थी मुझे इससे, कि रसगुल्ले और क्या नाम लेते हैं, जलेबी फाफड़ा के सामने, जलेबी फाफड़ा है बड़े मस्त, इनके सामने ऐसे कुछ इडली डोसा है, कुछ अस्त व्यस्त ऐसा कुछ बोला था, बड़ा मस्त डायलॉग था उसका। चलो वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टुडे मोस्ट पीपल ओके लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोसीजर। By contrast, most of the people living in cities depend on other suppliers of food. Suppliers के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। हम लोग खेती बाड़ी करते नहीं है ज्यादातर, जो भी खेती बाड़ी, जो भी सब्जी मंडी जाके सब्जियां लेके आ जाते हैं। Differences such as these exist in past as well. Besides, there is another kind of difference. We came to know great deal about the kings and the battle they fought because they kept a record of their victories. मैंने बताया था अपनी विक्ट्रीज का रिकॉर्ड रखते थे। एक मूवी आई थी पद्मावत, देखी होगी आप सब लोग। उसके अंदर एक डायलॉग आया था रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह पता क्या बोलता था उसके अंदर? रणवीर सिंह ने कहा था कि हमारे पूर्वजों का पास दिला दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी सिर्फ मेरे बारे में पढ़े। यानी कि वो क्या करते थे, सिर्फ अपने बारे में पढ़ाना चाहते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच, अभी ये राजा महाराजाओं के लोग होते थे, आम आदमी तो ऐसी चीजें सोचता नहीं है। तो जनरली हंटर, फिशिंग, फ्लॉक्स गैदरर, हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। ओके, व्हाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट देयर लाइफ इन देयर, ओके, जो कि हमें अननोन है, जिस चीजों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, उन सारी चीजों के बारे में हम अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। लास्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक, व्हाट डज डेट्स मीन। मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट टॉपिक है बीसी और एडी का कंसेप्ट। आपको पता है बीसी को यहाँ पे बी सी भी कहा जाता है और यहाँ पे इसे सीई कहा जाता है। सर बीसी एडी बीसी इनका मतलब क्या है, तो बताता हूँ मैं आप लोगों को, एक एक करके पूरा कंसेप्ट भी बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बीसी, या हम इसे कहते हैं बीसीए। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, या एक और हेडिंग होती है इसकी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, और कॉमन एरा। ये तो आपके बीसी या बीसी। दूसरा पॉइंट आता है आपके पास एडी या सी। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, या सी का मतलब होता है कॉमन एरा। तो सर ये चीज बताओ, ये क्या है ये चीजें सर? अब एक सबसे पहले आपको मैं क्लियर करता हूँ। अब जो आप पता है आपके जो कैलेंडर्स आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा सर ये कौन सा साल चल रहा है, 2023 साल चल रहा है, क्या बात कर रहे हो? आज तक इंडिया धरती को चालू है 2023 साल में नहीं सर। इसका रीजन क्या है कि सर हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। हम ग्रिगोरियन, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ। देखो काफी चीज होती है एनसीईआरटी नहीं बताती, एनसीईआरटी आपके ऊपर छोड़ती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम क्या कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं हम लोग। हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं। और ग्रिगोरियन कैलेंडर एक क्रिश्चियनिटी का कैलेंडर है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर ग्रिगोरियन कैलेंडर ही चलता है। एक नेपाल को छोड़ के, सॉरी नेपाल के अंदर नहीं चलता, लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ये ग्लोबल कैलेंडर है और ये किसके ऊपर बेस्ड है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो
जीसस क्राइस्ट जी हैं उनके बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आज मैं कह रहा हूँ 2023 चल रहे हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को आज 2023 साल हो चुके हैं। आज 2023 साल कंप्लीट हो चुके हैं किसे? जीसस क्राइस्ट जी के बर्थ को। तो बिफोर बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जब हम बात करते हो ना एडी की, यानी कि एनो डोमिनी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ का बाद का पीरियड, और 20 का मतलब उनसे पहले का पीरियड। ओके, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के ऊपर बेस्ड। तो सर एक चीज बताओ, अगर मैं आप लोगों को एक वर्ड यूज करता हूँ 500, सर मैंने यूज किया वर्ड 500 बीसी और एक तरफ मैंने यूज किया वर्ड 500 एडी, तो इनका मतलब बता दो क्या क्या होते हैं। तो मैं अगर आपको कहता हूँ 500 बीसी की बात करो, जब भी आप बीसी का नाम सुने, बीसी का नाम आपको जो भी साल चल रहा है, जैसे अभी क्या साल चल रहा है 2023 चल रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप जब बीसी का ऐड करते हो तो आपको जो भी साल की बात कर रहे हो ना, भले 500 करो, 600 करो, 627 कर रहे हो, उस साल को इसके अंदर ऐड करना होता है। अगर मैं 500 बीसी की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं कौन से साल की बात कर रहा हूँ सर? आप बात कर रहे हो 2523 ईयर्स अगो की, यानी कि 2523 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। और अगर मैं एडी की बात करता हूं, यानी कि उसके बाद का पीरियड, तो मैं क्या यूज करता हूं? माइनस करूंगा, यानी कि 2223 में से 500 माइनस कर दोगे, यानी कि मैं 1523 की बात कर रहा हूं। इस तरीके से आपको डेट्स निकालनी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए डेट्स किस हिसाब से निकलती हैं। वही टॉपिक है इसके अंदर। somebody ask you the date, we will probably mention the day, month or year 2000 some things, हम ये सारी चीजें कहेंगे। These are counted from the date of date is generally assigned by the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 year after the birth of Christ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इसके अंदर ग्रिगोरियन कैलेंडर का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया चलती है, नेपाल को छोड़ के। All dates before the birth of Christ were counted as backward and usually have the letter before Christ, BC added on it. In this book, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as a starting point. Okay? तो बुक की रेफरेंस थी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आएगा। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे लेक्चर के साथ वापस मिलेंगे। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट बिलो माता पिता भारत माता। जय हिंद गाइस, और अच्छे से पढ़िएगा। देखिए लेक्चर कंटिन्यूअसली आ रहे हैं और आप भी कंटिन्यूअसली लेक्चर्स को लगाइएगा। जय हिंद गाइस, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब जरूर करना है। 409 पे 410 तो पहुंचाओ।